तो भाई आज हम आप लोगों को इंट्रोडक्शन टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदी में बोले भारतीय संविधान का परिचय, इस सब्जेक्ट के भाई टोटल आप लोगों को 6 से 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर जो है करवाने वाला हूं, जो आप लोगों के एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। इस चीज की मैं गारंटी देता हूं। अगर आप इस वीडियो को देख के चले गए, इन नोट्स को पढ़ के चले गए, फिर आप लोगों को कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी से ही जो है आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स से पास आउट हो जाओगे। ये जो सब्जेक्ट है भाई, ये बच्चों को सेकेंड सेमेस्टर में मिलता है। सिलेबस वगैरह आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। यही सारा जो है आप लोगों का लेटेस्ट सिलेबस है, जिसमें आप लोगों को मल्टीपल यूनिट्स है और मल्टीपल चैप्टर जो आप लोगों को दिए गए हैं। इसी लेटेस्ट सिलेबस से और प्रीवियस ईयर को एनालाइज करके ही हमने आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर तैयार करे हैं, जिसमें भाई आप लोगों का 95% सिलेबस भी जो है कवर अप करवा दिया गया है। जो 5% सिलेबस छोड़ा है वो वाला छोड़ा है जो कभी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाता। गारंटी मेरी है भाई, यही सब जो है आप लोगों के एग्जाम में आने वाला है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। बाकी नोट्स का लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अदरवाइज आप लोग व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट करके नोट्स को ले सकते हो। जो पहला क्वेश्चन है भाई, उसमें आप लोगों से जो भारत का संविधान है, जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी विशेषताएं क्या है, उसके बेसिक फीचर क्या है, वो आप लोगों को बताना पड़ेगा। क्वेश्चन को देख सकते हो भाई, अलग अलग टाइप से घुमा फिरा के पूछा जाता है। कंफ्यूज नहीं होना है, आंसर में वही लिख के आना है जो हम आप लोगों को समझाने जा रहे हैं। अब सबसे पहले तो भाई आप लोगों को इंट्रोडक्शन ही लिखना है, परिचय ही लिखना है अपने एग्जाम में आंसर में। उसमें भाई आप लोग जो है थोड़ा बहुत भारत का जो संविधान है, इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके बारे में बता सकते हो। जैसे कि भाई सबसे पहले तो आप लोगों को यही पता होना चाहिए कि संविधान का मतलब क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है। बेसिकली संविधान भाई एक दस्तावेज होता है, एक डॉक्यूमेंट आप बोल सकते हो, एक बुक आप बोल सकते हो सिंपल लैंग्वेज में, जिसमें भाई किसी देश को कैसे चलाना है, किसी देश का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाना है, उसमें शासन वगैरह कैसे चलेगा, सारे सिस्टम कैसे चलेंगे, ये सब चीजें लिखी होती है। सारे कायदे कानून नियम वगैरह जो है सब लिखा होता है। सरकार की शक्तियां, सरकार के अधिकार, हमारे अधिकार, गवर्नमेंट्स के राइट, रूल, रेगुलेशन, सब कुछ जो है इसमें मेंशन होता है। जैसा कि भाई आप लोग इस इमेज में देख सकते हो, यही भाई हमारा भारत का संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। ये है ना भाई एक बुक की तरह, और इसी में ही भाई एक देश को चलाने के लिए सारे कायदे कानून नियम वगैरह लिखे होते हैं। इसी को ही हम संविधान, इसी को हम कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। बात करें कि भाई ये संविधान बनाया किसने था, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया किसने था, तो ये भाई संविधान सभा ने बनाया था, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने बनाया था। बेसिकली भाई उस टाइम पे जो भी पढ़े लिखे लोग थे हमारे देश के, उन सब ने एक साथ इकट्ठा होकर एक असेंबली करी, सभा करी, बैठक करी, उन्होंने फिर भाई हमारे इस संविधान को बनाया था। उसी को हम बोलते हैं भाई संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। अब इन लोगों को भाई संविधान लिखने में टाइम कितना लगा, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। पूरे 2 साल 11 महीने 18 दिन का भाई इन्हें टाइम लगा था, तब जाके हमारा ये संविधान जो है रेडी हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हुआ था। और फिर भाई इसे 26 नवंबर 1949 को अपना लिया गया था, अडॉप्ट कर लिया था। सिंपली बोलूं तो मान लिया था कि हाँ भाई यही हमारा जो है संविधान होने वाला है। लेकिन ये चीज लागू कब हुई थी भाई हमारे देश में, ये सबको ही पता है भाई। 26 जनवरी 1950 को लागू हो गई थी। तभी भाई हम 26 जनवरी जो है बनाते हैं, गणतंत्र दिवस बनाते हैं। एक चीज और बता दूं भाई आप लोगों को, ये जो संविधान होता है ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ये भाई एक जीवित पाठ है, लिविंग डॉक्यूमेंट आप बोल सकते हो इंग्लिश में। बेसिकली भाई एक बहुत ज्यादा पढ़े लिखे इंसान थे, उन्होंने ये बोला जो संविधान है ना, इसमें जान है, इसमें लाइफ है। वो कैसे, उसके पीछे भाई उन्होंने ये तर्क दिया, ये लॉजिक दिया कि भाई जो संविधान होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है, इसमें जो है समय समय पर बदलाव होते रहते हैं, चेंजेस वगैरह होते रहते हैं। इस वजह से ही हम इसे जो है जीवित पाठ या लिविंग डॉक्यूमेंट जो है बोलते हैं। अब आप लोगों ने भाई अगर बायोलॉजी पढ़ी हो, साइंस पढ़ी हो, तो उसमें बताया जाता है कि भाई जिस भी चीज में चेंजेस वगैरह हो रहे हैं, बदलाव हो रहे हैं, उस चीज में जो है लाइफ होती है, उस चीज में जान होती है। तो इसलिए भाई यहाँ पे जो है कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को जो है जीवित पार्ट, लिविंग डॉक्यूमेंट बोल दिया उन्होंने। अभी संविधान होते भी भाई दो तरह के हैं। एक होता है भाई लिखित, रिटर्न, और एक होता है भाई अलिखित, यानी कि अनरिटर्न। हमारा कैसा है भाई, हमारा लिखित संविधान है, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है। तो बस भाई यही सारी जो है इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों को इंट्रोडक्शन में लिख देनी है, परिचय में लिख देनी है अपने आंसर के। जो मेन चीज आप लोगों से पूछी गई थी भाई क्वेश्चन में, वो ये पूछी गई थी कि भाई जो संविधान है हमारा भारत का, कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, उसके मेन फीचर क्या है, उसकी मेन विशेषताएं क्या है, वो आप लोगों को बतानी है। तो सबसे पहले भाई मुख्य विशेषता, मेन फीचर यही है कि हमारा जो संविधान है ना भाई,
वो दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है, लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा। हमसे बड़ा संविधान, हमसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन जो है किसी का नहीं है पूरी दुनिया में। हमारा जो संविधान है भाई, उसमें बहुत सारे कायदे कानून नियम वगैरह जो है मेंशन है। जैसे कि भाई जब ये बना था नया नया, तब भाई इसमें 395 अनुच्छेद थे। अनुच्छेद मतलब कि आर्टिकल्स, 8 अनुसूचियां थी, 8 शेड्यूल्स थे, साथ ही साथ 22 भाग थे, 22 पार्ट थे। और ये चीज जो है आज के टाइम पे और ज्यादा बढ़ गई है। अब जो है भाई इसमें 448 अनुच्छेद हो गए हैं, आर्टिकल्स हो गए हैं, 12 अनुसूचियां हो गई। पहले 8 हुआ करते थे, अब भाई 25 भाग हुआ है, जबकि पहले जो है 22 पार्ट हुआ करते थे। तो जब ये नया नया बना था, पहले ही भाई दुनिया का सबसे बड़ा लंबा संविधान था लिखा हुआ, लेकिन अब जो है ये और ज्यादा बड़ा हो गया है। दूसरे भाई इसकी मेन विशेषता, मेन फीचर ये है कि भाई सफलतम संविधान है, मोस्ट सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा। अब हमारा संविधान सक्सेसफुल कैसे है भाई? वो ऐसे है कि भाई जब से हमारा संविधान बना है, हमें नया संविधान बनाने की जरूरत नहीं पड़ी है। यही संविधान जो है, यही कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा चलता आ रहा है। हाँ, समय समय पर इसमें भाई चेंजेस वगैरह बहुत हुए हैं, बदलाव बहुत हुए हैं, लेकिन आज भी जो है वही पुराने वाला संविधान है, वही पुराने वाला कॉन्स्टिट्यूशन है, इसलिए सक्सेसफुल है। तीसरा मेन फीचर इसका ये है, तीसरी मेन विशेषता ये है कि भाई ये ना ज्यादा लचीला और ना ही ज्यादा कठोर है। नाइदर टू रिजिड नॉट टू फ्लेक्सिबल। कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि भाई हमारा संविधान ऐसा है कि इसमें भाई आसानी से तुम चेंजेस भी नहीं कर सकते, बदलाव भी नहीं कर सकते, लेकिन जरूरत पड़ने पर भाई इसमें जो है बदलाव, चेंजेस भी किए जा सकते हैं, संशोधन किए जा सकते हैं, अमेंडमेंट किए जा सकते हैं। चौथा जो मेन फीचर है वो भाई आप लोगों ने सबने पढ़ा ही होगा, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। दुनिया के हर संविधान में थोड़ी होता है, हर कॉन्स्टिट्यूशन में, सारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज थोड़ी होती है, हमारे देश में है भाई। इसके ऊपर भाई आप लोगों से जो है शॉर्ट नोट में पूछ लेते हैं, तो आप लोग करके आ जाना अगर शॉर्ट नोट में भी आप लोगों से पूछा जाए। बेसिकली जो भाई हमारे मौलिक अधिकार है, इसके बारे में जो है, जो हमारा संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका जो पार्ट है भाई, भाग 3, पार्ट 3, उसमें लिखा हुआ है भाई। उसमें भी जो अनुच्छेद है, जो आर्टिकल है हमारा 12 है, 12 से लेकर 35 तक के जो अनुच्छेद है, आर्टिकल है, उनमें मौलिक अधिकारों का प्रावधान लिखा हुआ है, प्रोविजन दिया गया है फंडामेंटल राइट्स का। अब मौलिक अधिकार भाई हमारे है कौन कौन से? तो हमारे टोटल जो है भाई 6 मौलिक अधिकार है। पहले 7 होते थे, लेकिन भाई अब जो है 6 ही है। वो 6 कौन कौन से हैं भाई? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। इंग्लिश में बोले तो भाई राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, कल्चर एंड एजुकेशन राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब इन सारे अधिकारों के बारे में भाई आप लोगों ने जो है अपनी पिछली क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा। अदरवाइज भाई इनके नाम से ही समझ में आ रहा है, समानता का अधिकार यानी कि भाई हमारे साथ जो है किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं हो सकता, यही हमारा इक्वलिटी का राइट है। स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम का मतलब सिंपल सा है कि भाई हम कुछ भी करने के लिए फ्री हैं, फ्रीडम है, स्वतंत्र हैं। कहीं भी आने जाने के लिए, कोई भी काम करने जाने के लिए, कहीं भी रहने के लिए हम पूरी तरीके से फ्री है, फ्रीडम है, ये हमारा अधिकार है, राइट है। लेकिन भाई उससे जो है किसी दूसरे को नुकसान नहीं होना चाहिए, अदरवाइज हम पे एक्शन लिया जा सकता है, कार्रवाई हो सकती है। तीसरा है भाई शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इसके नाम से ही समझ में आ रहा है भाई, अगर तुम्हारा कोई शोषण कर रहा है, अगर तुम्हारे साथ कोई गलत कर रहा है, एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है तुम्हारे राइट्स का, अधिकारों का, तो भाई तुम उसके खिलाफ जो है कोर्ट में जा सकते हो, फिर उस पे जो है एक्शन वगैरह लिया जाएगा, उसे सजा वगैरह दी जाएगी। अगला है भाई आप लोगों का धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, यानी कि आप अपने धर्म को जो है फ्रीली मान सकते हो, उसे फॉलो कर सकते हो, पूजा पाठ जितनी चाहे कर सकते हो, किसी भी धर्म को मान सकते हो, तुम्हें कोई जो है दबाव नहीं डाल सकता, तुम पे प्रेशर कोई नहीं डाल सकता। अगला है भाई आप लोगों का संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, कल्चरल एजुकेशन राइट, यानी कि आप लोगों को भाई एजुकेशन का पूरा राइट है, शिक्षा लेने का पूरा अधिकार है। फिर चाहे आप किसी भी जाति धर्म वगैरह के हो, कोई मैटर नहीं करता, अगर आप भारत के नागरिक हो, सिटीजन हो, तो आप लोगों का ये राइट है कि आप लोगों को एजुकेशन मिले। साथ ही साथ आप अपनी संस्कृति, अपने कल्चर को भी अच्छे से फॉलो कर सकते हो, मान सकते हो, आप लोगों को कोई भी जो है रोक टोक नहीं किया जाएगा। और लास्ट जो है भाई हमारा छठा, वो है भाई संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये जो भाई हमारा मौलिक अधिकार है, ये समझ लो बाकी सारे जो 5 मौलिक अधिकार है
उनका प्रोटेक्शन करता है, उनको सुरक्षा देता है। इसका सिंपल सा मतलब यही है भाई कि अगर हमारे कोई मौलिक अधिकारों का हनन करता है, हमारे जो राइट्स हैं उनका कोई एक्सप्लॉइटेशन करता है, हमारे साथ कोई कुछ गलत करता है, तो हम डायरेक्टली जो है कोर्ट में जा सकते हैं, उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। तो बस भाई यही 6 आप लोगों के मौलिक अधिकार थे, शॉर्ट नोट में आप लोगों से पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने थोड़ा यहाँ पे इलेबोरेट कर दिया इस चीज को। 7वां भी भाई पहले मौलिक अधिकार हमारा हुआ करता था, जो था भाई हमारा संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी। लेकिन भाई इसे जो है 1978 में 44वां संविधान संशोधन करा, 44th अमेंडमेंट किया भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तब इसे भाई मौलिक अधिकारों से हटा दिया, नॉर्मल अधिकार, नॉर्मल राइट जो इसे बना दिया। अब ये मौलिक अधिकार नहीं है, फंडामेंटल राइट नहीं है। अब इसी तरीके से भाई अगली जो विशेषता है हमारी, वो है भाई हमारे मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। जैसे भाई संविधान ने हमें कुछ अधिकार दिए हैं, इसी तरीके से संविधान ने कुछ हमें ड्यूटी दी है, कर्तव्य दिए, काम दिए हैं, जो भाई सभी भारत के नागरिकों को करने चाहिए। ऐसे कुछ आप लोगों के कर्तव्य हैं, ऐसी कुछ ड्यूटीज है जिन्हें हम कहते हैं मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। इसके बारे में भी भाई शॉर्ट नोट में पूछ लेता है, तो इसके बारे में भी थोड़ा इलेबोरेट करके समझाता हूँ मैं आप लोगों को। बेसिकली भाई जो हमारा पहला संविधान बना था नया नया, उस टाइम पे भाई मौलिक कर्तव्य जैसी कुछ भी चीज नहीं थी, फंडामेंटल ड्यूटीज जैसी कुछ भी चीज उसमें नहीं थी। लेकिन फिर भाई 1976 में 42वां संशोधन हुआ, अमेंडमेंट हुआ, या सिंपल बोलूं तो बदलाव किया गया, और फिर जाके जो है ये मौलिक कर्तव्य वगैरह जोड़ दिए गए, फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ दिया गया हमारे भारत के संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन जब जोड़े ना, तो भाई गिनती के 10 जोड़े थे। फिर भाई सन 2002 में दोबारा से अमेंडमेंट हुआ, दोबारा से बदलाव हुआ, संशोधन हुआ, जिसे हम बोलते हैं भाई 86वां अमेंडमेंट या संशोधन। और इसमें भाई एक और मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ दिया गया। फिर जाके भाई हमारी जो है टोटल जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, मौलिक कर्तव्य है, वो 11 हो गई। अब वो कर्तव्य कौन से हैं भाई, वो कौन सी ड्यूटीज हैं जो संविधान ने हमें करने को बोला है, उन सबकी लिस्ट भाई यहाँ पे दे रखी है मैंने। जिनमें सबसे पहला तो यही है कि भाई हमें संविधान का पालन करना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना चाहिए, उसके जो भी आदर्श है, संस्थाएं हैं, राष्ट्रीय ध्वज है, हमारा राष्ट्रीय गान है, उन सब की जो है हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उन सबको आदर करना चाहिए हमें। हमारी जो स्वतंत्रता है भाई, जो नेशनल फ्रीडम मूवमेंट थे भाई हमारे, जो स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी थी लोगों ने, हमें उन चीजों को जो है सबका सम्मान करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए, और उन सब चीजों को जो है अपने दिल में रखना चाहिए। साथ ही साथ भाई हमें भारत की जो संप्रभुता है, सोवरेनिटी है, एकता, यूनिटी है, अखंडता है, इंटीग्रिटी है, इन सब की रक्षा करनी चाहिए, इन सबको प्रोटेक्ट करना चाहिए। हमें भारत की रक्षा करनी चाहिए, अपने देश की प्रोटेक्शन करना चाहिए, और जरूरत पड़ने पर भाई अगर देश की सेवा करने का मौका मिले तो हमें सेवा भी करनी चाहिए। इसके साथ साथ भाई हमारा ये भी कर्तव्य, ये भी ड्यूटी है कि भाई हम जो है किसी के साथ कोई किसी भी तरीके का कोई भी भेदभाव वगैरह ना करें, सबके साथ समान बर्ताव करें, इक्वलिटी करें सबके साथ। ये भी हमारी एक ड्यूटी है, ये भी हमारा एक कर्तव्य है। हमें अपनी संस्कृति का, अपने कल्चर का भाई महत्व समझना चाहिए, इंपॉर्टेंस समझना चाहिए, और उसका प्रोटेक्शन करना चाहिए, उसकी रक्षा वगैरह करनी चाहिए। जो एनवायरमेंट है भाई, जो प्रकृति है, जैसे कि भाई वन हो गए, जंगल हो गए, झील हो गई, नदियां हो गई, या जानवर वगैरह हो गए, हमें इन सब की भी जो है देखभाल वगैरह करनी चाहिए, इनको प्रोटेक्शन वगैरह देना चाहिए, इनकी रक्षा करनी चाहिए, इनके साथ गलत नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ भाई हमें साइंटिफिक रूप से, यानी कि साइंस की मदद से जो है मानवतावाद को बढ़ाना चाहिए, ज्ञान अर्जन को बढ़ाना चाहिए। इंग्लिश में बोले तो भाई ह्यूमिलेशन एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। बेसिकली भाई हमें साइंस को तो फॉलो करना चाहिए, साइंस को मानना चाहिए, इसके साथ साथ जो इंसानियत है हमें उसको भी बना के रखना चाहिए, और हमें कुछ ना कुछ जो है नया सीखता रहना चाहिए, हमें क्वेश्चन वगैरह करना आना चाहिए, हमें अपनी तरक्की करते रहना चाहिए। इसके साथ साथ जो सार्वजनिक संपत्ति होती है, पब्लिक प्रॉपर्टी होती है भाई, हमें उसको भी जो है प्रोटेक्ट करना चाहिए, उसकी भी रक्षा करनी चाहिए, उन्हें डिस्ट्रॉय वगैरह नहीं करना चाहिए, वायलेंस वगैरह नहीं करना चाहिए, खत्म नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ भाई हम अपनी पूरी लाइफ में, चाहे पर्सनल काम कर रहे हो या किसी ग्रुप वगैरह में काम कर रहे हो, कम्युनिटी में काम कर रहे हो, हमारा भाई मेन उद्देश्य, मेन गोल ही ये होना चाहिए कि भाई कहीं ना कहीं हमारे देश की भी सिर्फ तरक्की हो, देश की प्रगति हो, प्रोग्रेस हो। और जो 11वां भाई जोड़ा गया था हमारा मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, वो ये है कि भाई 6 से 14 साल की उम्र के बच्चों को जो है हमें शिक्षा देनी चाहिए। ये हमारा मौलिक कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटी है। अब जो भाई अगली विशेषता है, अगला जो मेन फीचर है हमारे संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का,
वो ये है कि भाई एकल नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप है। सिंपली समझाऊं तो भाई भारत में अगर आप रहते हो, फिर चाहे भाई किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, कहीं भी रहते हो, किसी भी भाई स्टेट में रहते हो, किसी भी जगह पे रहते हो, जंगल में रहते हो, गांव में रहते हो, शहर में रहते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सब जो है भारत के नागरिक हो, और आपकी जो नागरिकता है वो भारतीय है, आपकी जो सिटीजनशिप है वो इंडियन है। आप सब इंडियन हो, जितने भी लोग भारत में रहते हैं। यही भाई हमारी एकल नागरिकता है, सिटीजनशिप है। जबकि बाहर के बहुत से देशों में आप लोग देखोगे तो उनमें भाई क्या होता है, अलग अलग नागरिकता भी होती है, बटे होते हैं देश। वो लोग अपने आप को कुछ और बोलते हैं और दूसरे लोग अपने आप को कुछ और बोलते हैं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। आप भारत में कहीं पे भी रहते हो, आपको इंडियन ही बोला जाएगा, भारतीय ही बोला जाएगा। अगली जो भाई मेन विशेषता है, मेन फीचर है हमारे संविधान का, वो है भाई सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि भाई आप सब लोगों को जो है वोट देने का अधिकार है, मत देने का अधिकार है, राइट है आप लोगों को वोट देने का। शर्त ये है कि भाई आप लोगों की उम्र जो है वो 18 साल होनी चाहिए, 18+ होनी चाहिए, और आप जो है बस भारत के नागरिक होना चाहिए। इसके अलावा कुछ और नहीं चाहिए भाई। आप लोग फिर जो है किसी भी जाति, धर्म, लिंग वगैरह के हो, कितने भी अमीर हो, गरीब हो, आप सबको ये राइट है, आप सबको ये अधिकार है। पहले जो ये उम्र थी, पहले भाई 21 साल हुआ करती थी, लेकिन अब घटा के जो है इसे 18 साल कर दी गई है। बात करें भाई अगले का मेन फीचर है, मेन विशेषता है हमारे संविधान की, वो है भाई धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म। आप किसी भी धर्म, जाति, लिंग वगैरह के हो, कोई मैटर नहीं करता है भाई। आप सब जो है इक्वल हो, सारे धर्मों को जो है समान माना जाता है, इक्वल माना जाता है सारे रिलीजन को। इंडिया में हमारा संविधान जो है सबको इक्वल राइट देता है, किसी को स्पेशल अधिकार, स्पेशल राइट वगैरह नहीं मिलते हैं। इसे ही भाई हम धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म बोलते हैं। अगला जो मेन फीचर है वो है भाई हमारा समाजवाद, सोशलिज्म आप इंग्लिश में बोल सकते हो। पहले ये चीज भाई हमारे संविधान में नहीं थी, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, लेकिन फिर बाद में जो है इंदिरा गांधी की सरकार आई थी भाई, उन्होंने जो है चीज को ऐड कर दिया था हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 1976 में। बेसिकली भाई समाजवाद, सोशलिज्म का मतलब यही होता है कि समाज में, सोसाइटी में सभी लोग जो है समान रहे, सभी लोगों की भलाई के बारे में सरकार वगैरह सोचे, सारी चीजें जो है भाई सरकार के कंट्रोल वगैरह में हो, और सरकार ही जो है सारे काम वगैरह देखेगी। यही होता है भाई मोटे मोटे तौर पर समाजवाद का मतलब, सोशलिज्म का मतलब। अब डेप्थ में पढ़ाऊंगा तो भाई ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। अगला जो भाई मेन विशेषता है, मेन फीचर है हमारे संविधान की, कॉन्स्टिट्यूशन की, वो है भाई हमारा संघीय व्यवस्था, फेडरल सिस्टम। बेसिकली भाई आप लोगों को सबको पता है कि भारत में जो है सरकार जो होती है, जो गवर्नमेंट होती है, वो भाई पूरे एक देश के लेवल पे भी होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, जिसपे आज जो है मोदी जी बैठे हुए हैं। और फिर भाई भारत में अलग अलग राज्य, अलग अलग स्टेट हैं, और उनकी भी अलग अलग गवर्नमेंट होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार। फिर राज्यों के अंदर भाई अलग अलग जिला वगैरह होते हैं, तो उसे हम कह देते हैं भाई जिला सरकार, उनकी भी अलग अलग सरकारें होती है। इसी तरीके से भाई कुछ गाँव की सरकार होती है, जिसे हम पंचायत वगैरह कहते हैं, और कुछ होती है भाई शहर की सरकार, जिसे हम नगर निगम वगैरह बोलते हैं। तो ये जो पूरा सरकारों का सिस्टम है, इसे ही बोलते हैं भाई हम संघीय व्यवस्था, फेडरल सिस्टम। इसके बारे में डेप्थ में भाई अलग से एक क्वेश्चन है, वहां आप लोगों को अच्छे से समझाऊंगा। बाकी भाई अगला जो मेन फीचर है वो ये है कि भाई राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट। एक तरीके से भाई जैसे हमने अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़े थे, मौलिक कर्तव्य पढ़े थे ऊपर, एक तरीके से भाई जैसे हमने ऊपर फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ी थी, अपनी मौलिक कर्तव्यों के बारे में पढ़ा था, उसी तरीके से आप कह सकते हो ये भी कुछ कर्तव्य है, कुछ ड्यूटीज है। लेकिन भाई ये लोगों के लिए नहीं है, ये है राज्यों के लिए, ये है स्टेट के लिए, यानी कि सरकार वगैरह के लिए, गवर्नमेंट के लिए। संविधान में भाई कुछ ड्यूटीज दे दी गई है सरकार को, गवर्नमेंट को, ताकि भाई गवर्नमेंट जो है, जो सरकार होती है, वो भाई जो नीचे लोग होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, लोअर क्लास के जो लोग होते हैं, उनकी भलाई के काम करे। तो कुछ ऐसी ड्यूटीज वगैरह होती है, इसके बारे में भी आगे डेप्थ में पढ़ेंगे। अब जो लास्ट विशेषता है भाई हमारी, वो है भाई हमारी स्थानीय सरकार, स्वशासन, लोकल गवर्नमेंट या सेल्फ गवर्नमेंट आप बोल सकते हो। सिंपली भाई अभी मैंने ऊपर आप लोगों को संघीय व्यवस्था समझाई थी, फेडरल सिस्टम समझाया, जिसमें भाई सरकार जो है अलग अलग लेवल पर होती है भारत में। स्टेट के लेवल पे अलग होती है, सेंट्रल के लेवल पे अलग होती है, और फिर भाई एक स्टेट के अंदर आप लोग की पंचायत और नगर निगम वाली सरकार आ जाती है।
तो ये जो पंचायत नगर निगम वाली जो सरकार होती है, इसी को हम बोलते हैं स्थानीय सरकार या स्वशासन, लोकल गवर्नमेंट या सेल्फ गवर्नमेंट। ये सिस्टम पहले नहीं हुआ करता था, बाद में आया है हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में। तो बस भाई यही सारी मेन विशेषताएं थी, मेन फीचर्स थे हमारे संविधान के, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। मैंने 12 बताई हैं, बताने को तो और भी बता सकते हैं, लेकिन आप लोगों को इतनी नहीं लिखनी है। आप लोगों को हद से हद भाई 8 लिख देना, इससे ज्यादा मत लिखना। अब एक चीज भाई आप लोगों से क्वेश्चन में और पूछी गई थी कि भाई जो हमारी प्रस्तावना होती है, जो हमारा प्रियम्बल होता है भाई संविधान का, उसमें भाई जो भी हमने अभी सारी विशेषताएं पढ़ी है, मेन फीचर पढ़े हैं, वो प्रतिबिंबित होते हैं, रिफ्लेक्ट होते हैं, यानी कि दिखाई देते हैं। अभी आप लोगों को समझ नहीं आया होगा। सबसे पहले तो भाई ये समझो, ये प्रस्तावना है क्या, प्रियम्बल है क्या। मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई जो संविधान है, संविधान भाई एक बुक है। अब भाई तुम एक बुक को खोलते हो, उसमें पहला पेज कौन सा मिलता है, पहला पेज क्या मिलता है, इंडेक्स का ना, जिसमें भाई शॉर्ट में लिखा होता है उस बुक के बारे में सारा, उसमें बताया होता है कि क्या क्या चीजें जो है आप इस बुक में पढ़ने वाले। उसी तरीके से भाई संविधान का जो इंडेक्स है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो इंडेक्स है, पहला पेज है, उसे ही हम बोलते हैं भाई प्रियम्बल, प्रस्तावना। और उसमें बातें क्या क्या लिखी हैं भाई, वो जो है आप लोग यहाँ खुद से देख सकते हो। ये जो भाई आप लोग को इतना पोर्शन दिख रहा है, यही आप लोग की प्रस्तावना है, यही आप लोग का मेन ओरिजिनल प्रियम्बल है। मैंने थोड़ा भाई इजी वे में करके लिख रखा है आप लोगों के लिए। जो एक्चुअल लैंग्वेज वगैरह होती है या तरीका होता है, वो थोड़ा टफ होता है। तो यही पूछा गया है कि ये जो इंडेक्स है हमारा संविधान का, जो प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, इसमें से क्या भाई संविधान की विशेषताएं दिखाई देती हैं, प्रतिबिंबित होती है, रिफ्लेक्ट होती हैं। तो आप बोलोगे हाँ भाई, संविधान की विशेषताएं जितनी भी हमने पढ़ी हैं, वो सारी कहीं ना कहीं जो है हमें इंडेक्स में ही पता चल जाती हैं, प्रियम्बल में, प्रस्तावना में पता चल जाती हैं, दिखाई देती हैं, हमें प्रतिबिंबित होती हैं, रिफ्लेक्ट होती है। अब आप लोगों को ये पूरी प्रस्तावना तो रट के नहीं जानी है भाई, और ना ही आप लोगों को लिखनी है, बस बताना है, हाँ या ना में आंसर देना है। बाकी थोड़ा बहुत जो है आप लोग बना के लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट भी अलग से दे दिए हैं, ताकि आप लोग इसे पढ़ सको और थोड़ा बहुत बना के लिख सको। ऐसा कुछ खास नहीं है भाई जो इसमें आप लोगों को समझाया जाए, और ना ही आप लोगों को इतना लिखना होगा। ये जस्ट मैंने आप लोगों की नॉलेज के लिए ऐड करा, ताकि आप लोग वगैरह पढ़ सको। क्वेश्चन में तो सिर्फ आप लोगों को जो है विशेषताएं वगैरह बतानी है, और लास्ट में थोड़ा बहुत प्रियम्बल जो है, प्रस्तावना जो है, उसके बारे में बता देना है कि हाँ भाई उसमें सारी विशेषताओं के बारे में पता चलता है, सारे मेन फीचर्स के बारे में हमें पता चलता है। लास्ट में भाई कुछ आलोचनाएं वगैरह भी दे दी हैं, कुछ क्रिटिसिज्म भी कर दिया हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, भारतीय संविधान का। तो ये टॉपिक भी एडिशनल है, आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा, पढ़ना चाहो तो। अदरवाइज इसे भी जो है आप लोग स्किप कर सकते हो। बहुत ही इजी लैंग्वेज में आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। ये भी लास्ट में भाई बस एक निष्कर्ष जो है ऐड कर देना, एक कंक्लूजन जो है ऐड कर देना। ये है भाई आप लोगों का सेकंड क्वेश्चन, जिसमें भाई आप लोगों से मौलिक अधिकारों के बारे में पूछा जा रहा है, जो फंडामेंटल राइट्स है हमारे, उसके बारे में पूछा जा रहा है। इसके साथ साथ भाई जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो हैं भाई स्टेट के, उसके बारे में भी आप लोगों से पूछा जाएगा। कभी कभी भाई दोनों के रिलेशन आप लोगों से पूछ लेता है कि दोनों के बीच क्या रिलेशनशिप है, क्या संबंध है, कैसे ये एक दूसरे के पूरक हैं, या भाई दोनों जो है अलग अलग भी आप लोगों से पूछ सकता है। कंफ्यूज नहीं होना है, जो हम आप लोगों को आंसर में करवा रहे हैं वही सब जो है आप लोगों को लिख कर आ जाना है। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है मौलिक अधिकार या फिर फंडामेंटल राइट्स। देखो मौलिक अधिकार ना एक व्यक्ति के विकास के लिए, एक व्यक्ति के डेवलपमेंट के लिए ना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर ये अधिकार हमें नहीं मिलेंगे तो हम अपना जो संपूर्ण विकास है वो सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। मौलिक अधिकार जो हमें देखने को मिलता है भारत के संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 हमें देखने को मिलता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे इंग्लिश में भी लिख रखा है कि 12 से लेकर 35 आर्टिकल तक मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहला जो हमारा अधिकार है समता का अधिकार, समानता का अधिकार, जिसे हम 14 से लेकर 18 में पढ़ते हैं, या फिर राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक। देखो समता या समानता का क्या मतलब है कि समान बिहेवियर, सभी लोगों को एक जैसा देखना। ये नहीं कि पुरुषों में अलग, पुरुषों को ज्यादा महत्व देना, स्त्रियों को कम महत्व देना, गरीब को ज्यादा इंपॉर्टेंट देना, अमीर को कम इंपॉर्टेंट देना, नहीं, बल्कि सभी को समान रूप से समझना और सबको समान मानना। ये नहीं कि एक अमीर है तो इसके लिए अलग प्रावधान होंगे, इसके लिए अलग कानून होंगे, और एक व्यक्ति गरीब है तो इसके लिए अलग कानून होंगे, नहीं, बल्कि सभी लोग जो है वो आपस में समान है, इनमें किसी तरीके का भेदभाव नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 14 जो है वो कानून के समक्ष समान संरक्षण, और कानून का समान संरक्षण मतलब कानून के सामने तो हम सब समान है, और कानून जो है वो हमारे लिए भी समान है। ये नहीं कि एक अमीर व्यक्ति तो इसके लिए कानून अलग से चलेगा, नहीं, इसके लिए भी कानून वैसे ही काम करेगा, वैसे ही चलेगा जैसे कि गरीब व्यक्ति के लिए काम करेगा। ऐसी आर्टिकल 15 जो है
इसके अंदर जाति, धर्म, लिंग, नस्ल या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंध लगा है। देखो कानून की जो लैंग्वेज है, संविधान की लैंग्वेज है ना, बहुत ही थोड़ी टफ है एकदम। जो एग्जिट वर्ड लेके पढ़े है ना, इन्हें समझना बहुत जरूरी है। देखो किसी भी प्रकार की जाति का, किसी भी प्रकार का धर्म का, किसी प्रकार का लिंग, नस्ल या फिर जन्म स्थान का इसमें बिल्कुल भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 16 जो है वो समान अवसर मतलब सभी को रोजगार के अंदर, चीजों के अंदर समान अवसर देने की बात करता है। और जो हमारा आर्टिकल 76 है वो बेसिकली छुआछूत या फिर हम इसे अस्पृश्यता या फिर अनटचेबिलिटी भी कहते हैं, इसको खत्म करने की बात करता है। जैसे कि पहले के टाइम पे हुआ करता था काफी की किसी को अछूत माना जाता था, तो अब वो चीजें जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, संविधान के द्वारा ये सब चीजें खत्म कर दी गई हैं। और आर्टिकल अनुच्छेद जो 18 है इसके अंदर उपाधियों का अंत किया गया है। जो उपाधियां होती हैं, जो पदवी होती है, उन सब चीजों को अब खत्म कर दिया गया। जैसे कि पहले के राजा महाराजाओं को कुछ उपाधियां मिली होती थी, तो वैसी उस टाइप की उपाधियां आज के समय में कोई लोग, कोई व्यक्ति धारण नहीं कर सकता है। दूसरा जो मौलिक अधिकार है वो है स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से लेके 22 तक, या फिर राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से लेके 22 तक। देखो अब स्वतंत्रता का क्या मतलब होता है, देखो कुछ भी काम करने की आजादी, आपको स्वतंत्रता का ये मतलब होता है। स्वतंत्रता भी बेसिकली दो तरीके की होती है, एक होती है नेगेटिव, एक होती है पॉजिटिव। मतलब कुछ नकारात्मक स्वतंत्रता होती है, कुछ सकारात्मक स्वतंत्रता होती है। जो स्वतंत्रता दूसरों की स्वतंत्रता के लिए खराब हो, मतलब जैसे कि कोई एक ऐसे व्यक्ति है जिस समाज में घूम रहा है और लोगों की हत्या कर रहा है, तो अब ये घूम रहा है, इसको देखो घूमने की तो आजादी है, पर ये जो घूम रहा है ना इस वजह से लोगों को और लोगों को मार रहा है, तो इससे क्या हो रहा है, जो और लोग हैं ना उनकी आजादी को खतरा पैदा हो रहा है। तो ऐसे में इसकी जो आजादी है घूमने की, ये जो है नकारात्मक स्वतंत्रता कहलाएगी। ठीक है, अब जो हमारा संविधान है ना ये भी हमें स्वतंत्रता का अधिकार देता है। जैसे कि आर्टिकल 19 के अंदर ही 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हमें दी गई, जिसके अंदर बोलने की आजादी, कहीं भी आ जाने की आजादी, कहीं भी बस जाने की आजादी, कोई भी व्यापार करने की आजादी, कोई संगठन बनाने की आजादी, कोई सभा करने की आजादी, इस तरीके की जो आजादी है, जो स्वतंत्रताएं हैं वो हमें दी गई हैं। अब अनुच्छेद जो 20 से 22 तक है, इसके अंदर हमें राइट टू प्राइवेसी या फिर सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार, इस तरह की आजादी जो है, जिस तरह की जो स्वतंत्रताएं हैं वो सब इसके अंदर हमें दी गई हैं। ठीक है, अब ऐसी शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट टू एक्सप्लॉयटेशन, अनुच्छेद 23 से लेके 24 के अंदर देखो ये किसी भी, ये जो अधिकार है ना किसी प्रकार के शोषण के विरुद्ध प्रतिबंध लगाता है। जैसे कि बंधुआ मजदूरी का मतलब आपको पता ही होगा, जिसमें 17-17, 16-16 घंटे काम करवाया जा रहा हो, उसकी एक सही रकम भी नहीं दी जाती है। मानव तस्करी करना, जो मानव की तस्करी की जाती है, जो गैर कानूनी काम होते हैं, जो बलात् श्रम होता है, जिसमें आपको पैसे भी नहीं दिए जाते और आपसे काम भी करवा लिया जाता है, तो इस तरीके का जो मनुष्य का शोषण किया जाता है, इन सब चीजों के विरुद्ध कुछ अधिकार हमें दिए गए हैं। और जो अनुच्छेद 24 है ये बेसिकली जो खतरनाक कारखाने होते हैं, जो बहुत ही खतरनाक एरियाज होते हैं, कारखाने होते हैं, कंपनीज होती हैं, जिनके अंदर बच्चों को काम करने पर प्रतिबंध लगाता है। 14 से 15 एज तक की एज होती है कि इससे नीचे के बच्चों को कारखानों में काम करने की अनुमति नहीं होती है। यदि कोई ऐसा करता है तो उसे जेल हो सकती है। चौथा जो हमारा मौलिक अधिकार है वो हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन या फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। देखो हर नागरिक को अपने धर्म को मानने की, उसका प्रचार प्रसार करने की, उसको पूरी तरीके से पालन करने की पूरी अधिकार दिया जाता है। आर्टिकल कौन से, आर्टिकल 25 में। ऐसी आर्टिकल 26 के अंदर जो धार्मिक संस्थान होते हैं, जैसे कि मस्जिद हो गए, गुरुद्वारे हो गए, मंदिर हो गए, इन सब चीजों को चलाने की जो स्वतंत्रता है वो भी दी जाती है आर्टिकल 26 के अंदर। ऐसे अनुच्छेद 27 के अंदर जो टैक्सेस हैं, उन्हें इन धार्मिक संस्थानों को टैक्सों से मुक्ति दी जाती है कि उन्हें टैक्स भरने की आवश्यकता नहीं है। अनुच्छेद 28 के अंदर शैक्षिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा से संबंधित, देखो शैक्षिक संस्थान के जैसे कुछ पुराने टाइम पे गुरुकुल हुआ करते थे, इसी टाइम पे भी अगर प्रेजेंट में भी कोई अपने खुद के कुछ शैक्षिक संस्थान बनाना चाहता है जिसमें वो धर्म से रिलेटेड अपनी चीजें पढ़ाना चाहता है तो वो पढ़ा सकता है। इस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकता, क्योंकि आप भी मौलिक अधिकार हैगा। ठीक है, ऐसी पांचवा जो अधिकार है वो है सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 19 से लेकर 30 तक, या फिर कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स। देखो यह अधिकार ना अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, संस्कृति, लिपि, इन सब चीजों को सुरक्षित रखने का। जैसे कि अल्पसंख्यक कौन होते हैं, अल्पसंख्यक वो होता है, वो वर्ग होता है जो कम लोग है। जैसे कि भारत के अंदर अल्पसंख्यक कौन हो गए, जैसे मुस्लिम, जैन, बुद्ध, ये सब अल्पसंख्यक हो गए। ईसाई, भारत के अंदर बहुसंख्यक हिंदू है और उसके अलावा और जो है वो सब अल्पसंख्यक कहलाएंगे, क्योंकि इनकी जो आबादी है, इनकी जो जनसंख्या है वो भारत के अंदर कम है। तो इन्हें अधिकार दिया जाता है कि अपनी भाषा को, अपनी संस्कृति को, लिपि को, इन सब चीजों को सुरक्षित रखने के लिए स्कूल्स अपने खुद के खोल सकते हैं, जिसमें अपनी धर्म से रिलेटेड, अपनी संस्कृति से रिलेटेड चीजों को पढ़ा सकते हैं। अनुच्छेद 30 में शैक्षिक संस्थानों की स्थापना करने का इन्हें अधिकार दिया गया, भाई कि अपनी शिक्षा से जुड़े संस्थान जो अपने स्कूल्स ये खोल सकते हैं। छठा है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 या फिर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। देखो आर्टिकल 32, देखो ये जो अनुच्छेद 32 है ना, इसे बी आर अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा भी कहा है।
इसका ना बहुत महत्व है, क्योंकि इसके अंदर ना कुछ रिट होती है। रिट यदि मान लो कोई मौलिक अधिकार का कोई उल्लंघन हो रहा है, कोई हनन हो रहा है आपके मौलिक अधिकारों का, तो इन रिट के माध्यम से आप सीधे सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। जैसे कि देखो, सर्वोच्च न्यायालय जो रिट जारी करता है ना, वो आपका आर्टिकल 32 जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसके जरिए करता है, ठीक है। और जो उच्च न्यायालय है, जो हाई कोर्ट है, वो जो रिट जारी करता है वो आपका आर्टिकल 226 के जरिए करता है। ये चीज आप याद रख सकते हैं। देखो, रिट ना बेसिकली जब आपका मौलिक अधिकारों को कोई हनन कर रहा है, आपके मौलिक अधिकारों का जब कोई आपसे छीन रहा है या वो सही तरीके से पूरे नहीं हो पा रहे, तो ऐसे में आप इन आर्टिकल 32 के अंदर देखो 5 प्रकार की रिट दी गई है। उन रिट का प्रयोग कर कर अपने मौलिक अधिकारों को जो हनन हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, या फिर उनकी सुरक्षा जब वापस अपनी प्राप्त कर सकते हैं। कौन कौन सी रिट्स होती है उनको याद रख लेना बस, हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोबिएशन, क्वो वारंटो और सर्टियोरी। देखो, एक और अधिकार हुआ करता था पहले, संपत्ति का अधिकार, अनुच्छेद 31। ये इस अधिकार को 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था, क्योंकि एक बहुत बड़ा केस हुआ था। उस केस के होने के बाद इस अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था, और इसे एक नॉर्मल सा कानून, एक आम अधिकार बना दिया गया था। वर्तमान में यह एक नॉर्मल कानून है जिसे हम अनुच्छेद 301 के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। बस इतना इतना ही था। अब जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, जो डीपीएसपी है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी या फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। देखो, भारत संविधान में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ना, वो मैंने आपको बताया ही था पहले वाले क्वेश्चन में कि आयरलैंड से लिए गए थे, जिन्हें भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेके 51 में रखा गया। ये मौलिक अधिकारों को लोकतंत्र का हिस्सा मानते हैं। यदि जो मौलिक अधिकार हैं, जो आपकी फंडामेंटल राइट्स हैं, वो अगर मौलिक अधिकारों का हिस्सा है, तो जो नीति निर्देशक तत्व है ना, उन्हें भी हम सामाजिक और आर्थिक अधिकारों के रूप में देख सकते हैं। मतलब ये बेसिकली समाज के सुधार के लिए लाए गए थे। जो गरीबों के, जो गरीब हैं, उन सबका भला इसके द्वारा ही किया जा सकता है। तो मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व है ना, वो एक दूसरे के बिल्कुल पूरक हैं। बिल्कुल एक दूसरे के पूरक क्यों है, अपोजिट क्यों है? देखो, मौलिक अधिकारों का अगर कोई आपका हनन करता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, पर आपका कोई नीति निर्देशक का हनन करता है ना, तो आप ये नहीं कि सुप्रीम कोर्ट चले जाओगे, नहीं जा सकते आप उसके लिए, क्योंकि ये न्यायिक नहीं है। चलिए, वो पहला जो इसमें पॉइंट हुआ है सामाजिक आर्थिक तत्व या फिर सोशल इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स। देखो, इनका जो उद्देश्य है, बीपीएसपी है जो राज्य की नीति से तत्व है, इनका जो बेसिकली कर्तव्य है, इसका ये क्या काम है, क्या यूजेस है, इसका सिंपली यूज है समाज के अंदर एक आर्थिक न्याय स्थापित करना, मतलब सबको इकोनॉमिकली इक्वल करना, बराबर करने की कोशिश करना, ताकि जो भारत है एक कल्याणकारी राज्य, एक वेलफेयर स्टेट बन सके। जैसे कि इसमें कुछ अनुच्छेद हमें दे रखे हैं। अनुच्छेद 38 में सामाजिक न्याय की बात की गई, जिसमें समाज में समानता और न्याय को बढ़ावा देने के लिए सरकार को बढ़ावा दिया गया है कि गवर्नमेंट जो है समाज के अंदर समानता स्थापित करे। ऐसी आर्टिकल 19 के अंदर समान अवसर, देखो मतलब इसमें ये कहा गया है कि पुरुषों को, महिलाओं को सभी कामों के अंदर समान अवसर दिए जाए और उनके काम के लिए उन्हें समान वेतन भी दिया जाए। ये नहीं कि एक सेम पोस्ट पर पुरुष को अलग पैसे मिलते हैं और महिलाओं को अलग पैसे मिलते हैं, और जबकि वो है सेम पोस्ट पे, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि सभी को समान अवसर और समान वेतन, समान संसाधन दिए जाए, इक्वल अपॉर्चुनिटी उन्हें दी जाए, जिससे वो अपना विकास कर सके। ऐसी अनुच्छेद 41 के अंदर काम, शिक्षा और सहायता, देखो बेरोजगारी, वृद्धावस्था, विकलांगता आदि में सहायता के लिए इसमें प्रावधान दिया गया है। राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेशन इन केसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज एंड डिसेबिलिटी। ऐसी आर्टिकल 42 में कार्य की स्थिति, देखो श्रमिकों को न्याय संगत और मानवीय कार्य परिस्थितियां देना, मातृत्व राहत। मतलब इससे पता क्या इसमें ये हुआ है कि सिंपली जो श्रमिक है, जो मजदूर है, उन्हें क्या होता है ना, उनसे बहुत काम करवाया जाता है, उन्हें सही वेतन नहीं दिया जाता है। तो ऐसे में उनके लिए भी कुछ कानून, उनके लिए भी कुछ चीजें इस तरीके से बनाना ताकि उनको भी सही वेतन, उनके सही काम उन्हें मिल सके। अनुच्छेद 43 आजीविका, सरकार को रोजगार, देश के अंदर रोजगार को बढ़ावा देना, कैसे रोजगार यहाँ पे हो पाए, कैसे रोजगार यहाँ पे बढ़े, इस चीज को वहां पे प्रमोट करना। आर्टिकल 45 बाल शिक्षा, जिसमें 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए मुफ्त और फ्री शिक्षा को प्रमोट करना। ऐसी 47 न्यूट्रिशन एंड हेल्थ या फिर पोषण और स्वास्थ्य, तो जनसंख्या के पोषण स्तर और स्वास्थ्य में सुधार, नशीली वस्तुओं पर नियंत्रण। मतलब इसके अंदर बेसिकली ये कहा गया कि जो नशीली वस्तुएं हैं, जो ड्रग्स हैं, जो गलत चीजें, उनको नियंत्रण में रखना, उनको कंट्रोल में रखना। अब ऐसी कुछ गांधीवादी तत्व भी हमें भी देखने को मिलते हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार ये पूछ लिया जाता है। तो अनुच्छेद 40, इसमें ग्राम पंचायत के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 43 के अंदर कुटीर उद्योगों के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 46 के अंदर पिछड़े वर्गों की हित के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 47 में शराब को निषेध, शराब पे प्रतिबंध लगाना चाहिए, जो और हानिकारक पदार्थ है उन पे भी प्रतिबंध लगाना चाहिए। अनुच्छेद 48 में पशु संरक्षण के बारे में बताया गया है, जैसे मैंने यहाँ पे भी लिख रखा है कि विलेज पंचायत, कॉटेज इंडस्ट्री, वेलफेयर ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, एनिमल प्रोटेक्शन, इन सभी चीजों के बारे में इसके अंदर बताया गया है, या आप पढ़ सकते हैं। लास्ट है हमारा उत्तरवादी तत्व या फिर लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स।
देखो ये तत्व राजनीतिक, प्रशासनिक और अंतर्राष्ट्रीय उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हैं। फिर जैसे कि अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता, जो आज के टाइम पे एक थोड़ा सा अगर आप न्यूज व्यूज देखते होंगे तो आज के टाइम पे समान नागरिक संहिता या फिर हम इसे यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी भी कहते हैं, जो आपने न्यूज में भी इसके बारे में बहुत सुना ही होगा। आज के टाइम पे इससे थोड़ा विवाद भी चलता रहता है। ये है क्या? देखो इसके अंदर बेसिकली सभी लोगों के लिए एक समान कानून बनाने की बात की जाती है। ठीक है, ऐसी आर्टिकल 48A पर्यावरण के संरक्षण के बारे में से बताया गया है। अनुच्छेद 49 के बेस राष्ट्रीय स्मारक, जो देश के ऐतिहासिक स्थल है, जो स्मारक है, उन सब चीजों का संरक्षण करना। ऐसे अनुच्छेद 50 के अंदर न्यायपालिका की स्वतंत्रता और अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति के बारे में बताया गया है। ये सब जो चीजें थी डीपीएसपी के बारे में थी। सरकार को इन सब चीजों को पूरा करने के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता, क्योंकि न्यायिक नहीं। आप इनको, अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो आप ये नहीं कि आप गवर्नमेंट, आप न्यायपालिका में जाओ और न्यायपालिका से कहो कि नहीं सरकार ने ये काम नहीं करा, ये डीपीएसपी को फॉलो नहीं करा है। ऐसा नहीं कर सकते आप, क्योंकि ये जो चीज है ना न्यायिक नहीं है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निषेध तत्व के मध्य विवाद या फिर डिबेट बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी। देखो मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निषेध तत्व में सिंपली एक तो ये चीज आपको देखने में पता लग गई है कि मौलिक अधिकार न्यायिक है, नीति निषेध तत्व न्यायिक नहीं है। मौलिक अधिकार को उल्लंघन करता है तो आप सीधे जाके सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और रिट के बारे में मैंने आपको बताई था कि आर्टिकल 32 में 5 प्रकार की रिट है, और ऐसे आर्टिकल 226 में उच्च न्यायालय के लिए रिट है जो उच्च न्यायालय जारी करता है। ठीक है, तो आप उन रिट के माध्यम से अपने मौलिक अधिकारों को आपका हनन करता है तो उसके द्वारा सुरक्षा पा सकते हैं। परंतु जो कोई नीति निषेध तत्व का अगर गवर्नमेंट पूरा नहीं करती है तो ऐसा नहीं कि आप सीधे कोर्ट पहुंच गए, नहीं जा सकते, आप नहीं कुछ कर सकते इसके लिए। अब इसके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले न्यायिक प्रवर्तन बनाम नैतिक बाध्यता या फिर जुडिशियल एनफोर्समेंट वर्सेस मोरल ऑब्लिगेशन। देखो मौलिक अधिकार संविधान द्वारा गारंटी होता है, संविधान ने मौलिक अधिकारों के लिए गारंटी दी है और न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय होते हैं, जिनका उल्लंघन होने पर नागरिकों को सीधे उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार प्राप्त है। इसके विपरीत जो राज्य के नीति निषेध तत्व है ना, जो आपके डीपीएसपी है ना, इसके लिए आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। ये राज्य को बस कहा गया है कि आप, आपकी इच्छा है, मतलब उनकी इच्छा है, वो करना चाहे तो करे, नहीं करना चाहे तो उसको कोई फोर्स नहीं कर सकते, उसको उसके करने के लिए वो आप बिल्कुल ही बाध्य नहीं है। सेकंड हमारा व्यक्तिवादी अधिकार बनाम सामाजिक कल्याण या फिर इंडिविजुअल राइट्स वर्सेस सोशल वेलफेयर। देखो मौलिक अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता और जो गरिमा है इसकी रक्षा करता है, और वहीं जो डीपीएसपी है वो समाज के अंदर जो वंचित वर्ग, जो गरीब वर्ग, जो समाज से पिछड़े वर्ग, जो आर्थिक रूप से कमजोर है, उन सब चीजों को समान करने की कोशिश करता है। कई बार जब राज्य कल्याणकारी योजनाएं लागू करता है तो किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों से टकरा सकती है, तो ऐसे में कई बार डीपीएसपी के अंदर और मौलिक अधिकारों या फंडामेंटल राइट्स के अंदर विवाद भी देखने को मिलता है। थर्ड हमारी प्राथमिकता का संघर्ष या फिर प्रायोरिटी कॉन्फ्लिक्ट। देखो शुरुआती वर्ष में न्यायपालिका ने मौलिक अधिकारों को प्राथमिकता दी, मतलब मौलिक अधिकारों को ज्यादा महत्व, इंपॉर्टेंस जो है वो दी गई थी। जैसे कि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 के केस था फेमस, के आपने इसके बारे में पढ़ाई होगा, कि इसमें कहा गया था कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। लेकिन बाद में जब केशवानंद भारती केस हुआ 1973 में, और जो मिनवा मिल्स मामला था 1980 में, इसमें संतुलन की बात थी कि मौलिक अधिकारों और नीति निषेध तत्व दोनों ही समान रूप से महत्वपूर्ण है। और 1973 में जो केस हुआ था, इसके बाद ही 1974 में 74 या 75 के आसपास संविधान की जो प्रिम्बल है उसके अंदर एक नया शब्द जोड़ा गया था, जिसपे काफी विवाद चलता है, जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ऐसी लोकतंत्र बनाम समाजवाद का द्वंद या फिर डेमोक्रेसी वर्सेस सोशलिज्म। देखो मौलिक अधिकार लोकतांत्रिक मूल्य को प्रतिनिधित्व करते हैं, मतलब जो लोकतांत्रिक मूल्य उनका जो सपोर्टिव है वो कौन सा है? मौलिक अधिकार। जैसे स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति और संपत्ति का अधिकार। हालांकि संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि जबकि जब डीपीएसपी समाजवाद की भावना को सुदृढ़ करता है, मतलब समाजवाद की जो भावना, समाज के सभी लोगों को विकास करने की वो बात करता है, जिसमें संसाधनों का समान वितरण करने की कोशिश करता है। इसलिए कई बार क्या होता है ना, जो आर्थिक सुधार में लोकतांत्रिक संतताओं की कटौती की जाती है, कई बार इसके अंदर हमें कटौती देखने को मिलती है। ऐसी समन्वय की आवश्यकता या फिर नीड फॉर हार्मोनाइजेशन। देखो आज न्यायपालिका ये मानती है कि मौलिक अधिकार और डीपीएसपी एक दूसरे के पूरक है, अपोजिट है पर विरोधी नहीं एक दूसरे के। IR कोयल केस 2007 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संविधान की मूल संरचना में दोनों को संतुलन निहित है। अंत न्याय का उद्देश्य तभी पूरा हो सकता है जब दोनों को समन्वित रूप से लागू किया जाए, मतलब दोनों का समान महत्व थोड़ा थोड़ा है। लास्ट में आप कंक्लूजन या निष्कर्ष और ऐड कर दीजिएगा, आपको क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। तीसरे क्वेश्चन में भाई आप लोगों से भारतीय संसद के बारे में पूछा जाएगा, इंडियन पार्लियामेंट के बारे में पूछा जाएगा कि भाई पार्लियामेंट की जो शक्तियां हैं, जो कार्य है, वो आप लोगों को बताना पड़ेंगे कि क्या क्या स्ट्रक्चर है, फंक्शन क्या है, पावर क्या है, संरचना क्या है, ये सब आप लोगों को बताना पड़ेगा। क्वेश्चन को अलग अलग टाइप से घुमा फिरा के भाई पूछता है हर साल पेपर में,
कंफ्यूज नहीं होना है। जहाँ पे भी भाई आप लोगों से संसद के बारे में, पार्लियामेंट के बारे में पूछे, सब वही बातें लिख कर आनी है आप लोगों को जो हमने आप लोगों को आंसर में करवाई है। अब सबसे पहले तो भाई आप लोगों को संसद का मतलब पता होना चाहिए, पार्लियामेंट का मतलब क्या होता है। अभी जो संसद वर्ड है भाई, संसद जो वर्ड है ना, दो वर्डों से मिलकर बना है। एक बना है भाई सम और दूसरा है सद। इन दोनों से मिलकर भाई बना है हमारा संसद, पार्लियामेंट। तो इन दोनों का मतलब अगर हमें पता होगा तो भाई हमें संसद का मतलब भी समझ में आ जाएगा, पार्लियामेंट का मतलब समझ में आ जाएगा। तो सिंपली भाई सम का मतलब जो होता है वो होता है साथ, टुगेदर, और सद का मतलब होता है भाई बैठना, टू सिट। तो दोनों का भाई एक साथ मतलब क्या हुआ, साथ बैठना, तो सिट टुगेदर। या हम बोल सकते हैं भाई एक साथ बैठकर विचार विमर्श करना, टू डेलिब्रेट कलेक्टिवली। अब ये तो था भाई किताबी मतलब संसद का, पार्लियामेंट का। मैं सिंपली अगर आप लोगों को समझाऊं तो भाई आप लोग जो है इस इमेज में देखो, ये आप लोगों ने कहीं ना कहीं भाई टीवी में इमेज जरूर देखी होगी, ऐसा कुछ जरूर देखा होगा टीवी में, जहाँ पे भाई सभी नेता जो है बैठते हैं। ये सारे नेता आप लोगों को दिख रहे होंगे, ये सारे नेता जो है बैठते हैं, कोई टॉपिक वगैरह पे जो है डिबेट वगैरह करते हैं, बहस वगैरह करते हैं। तो इसी को बोला जाता है भाई संसद। जो ये संसद होती है, जो पार्लियामेंट होती है ना, ये भाई एक ऐसी संस्था होती है, एक ऐसा इंस्टीट्यूट होता है जहाँ पे भाई जनता के द्वारा चुने हुए लोग होते हैं, और वो सारे एक साथ बैठकर जो है देश के शासन के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, नीति वगैरह के लिए, पॉलिसीज वगैरह जो भी होती हैं, या कायदे कानून नियम वगैरह जो बनते हैं, लॉज वगैरह बनते हैं देश में, उन सब के ऊपर बात करते हैं, डिबेट करते हैं, और ये सारी चीजें डिसाइड करते हैं। जैसा कि भाई आप लोगों ने ये इमेज में भी देखा, ये जो सारे लोग बैठे हैं ना, ये सारे जनता ने ही चुनकर भेजे हैं, उनका चुनाव करा है, इन्हें इलेक्ट किया है, और फिर ये सारे लोग जो है ऐसे ही भाई बैठते हैं। बैठने के बाद भाई ये जो है किसी एक टॉपिक पे डिबेट करते हैं, और देश के सारे कायदे कानून नियम वगैरह जो है बनाते हैं, कैसा शासन होना चाहिए, कैसा सिस्टम क्या चलना चाहिए, इन सब चीजों के ऊपर बात करते हैं। तो ऐसी जो भाई संस्था होती है, जो इंस्टीट्यूशन होता है, इसी को बोलते हैं भाई हम संसद, पार्लियामेंट। इसे भाई जन प्रतिनिधियों का मंदिर भी बोला जाता है, द टेम्पल ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। अब जन प्रतिनिधित्व का मंदिर या टेम्पल ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि भाई लोगों ने चुनकर भेजा है, ये लोगों की बातें रखते हैं सामने, आम लोगों की बातें रखते हैं, इस चीज पर डिबेट करते हैं यहाँ पर। इसी वजह से इसे जन प्रतिनिधित्व का मंदिर या टेम्पल बोला जाता है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। आई होप आप लोगों को जो है संसद का मतलब समझ में आ गया होगा, पार्लियामेंट का मतलब समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। अब बात करें कि भाई संसद का गठन कैसे हुआ है, फॉर्मेशन कैसे हुआ है पार्लियामेंट का इंडिया में, वो समझते हैं। अगर बात करें भाई हम संविधान में, इसमें कहाँ पे लिखा हुआ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो संविधान का जो भाग 5 है ना भाई, जो पार्ट 5 है, उसमें इसके बारे में मेंशन है। आर्टिकल की बात करें, अनुच्छेद जो है भाई 89 से लेकर 122 के बीच में जो है ये सारी चीजें मेंशन है संसद के बारे में, पार्लियामेंट के बारे में। बात करें भाई इसकी संरचना कैसी है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, बनावट कैसी है भाई इसकी, तो इसकी बनावट भाई ऐसी है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि इसमें 3 मेन पार्ट होते हैं। 3 में जो पहला होता है वो होता है भाई राष्ट्रपति, दूसरा होता है भाई हमारा राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट भी आप बोल सकते हो, और तीसरा होता है भाई हमारा लोकसभा, हाउस ऑफ द पीपल आप बोल सकते हो इसे इंग्लिश में। तो यही 3 मेन पार्ट जो है इसके होते हैं, इन तीनों से ही मिलकर बनती है भाई हमारी संसद, पार्लियामेंट। अब पहला जो राष्ट्रपति है भाई, या प्रेसिडेंट आप बोल सकते हो, इसके ऊपर एक अलग से क्वेश्चन है नीचे, तो वहां पे डेप्थ में बहुत अच्छे समझेंगे भाई राष्ट्रपति के बारे में, प्रेसिडेंट के बारे में। अभी फिलहाल जो थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं हम राज्यसभा और लोकसभा। ये क्या है भाई, ये 2 सदन है संसद के, आप 2 हाउसेस बोल सकते हो इंग्लिश में, या 2 टाइप की असेंबली बोल सकते हो। सिंपल आम भाषा में बोलूं तो भाई संसद क्या है, संसद एक तरीके की बैठक है, एक तरीके की असेंबली है, जहाँ पे लोग मिलके जो है बात करते हैं, बैठते हैं, डिबेट वगैरह करते हैं, और देश के कायदे कानून नियम लॉज वगैरह सब बनाते हैं। तो ये भी भाई 2 टाइप की होते हैं, जो ये बैठक होती है, जो ये असेंबली होती है, ये 2 टाइप की होती है। एक होती है भाई राज्यसभा, और एक होती है हमारी लोकसभा। ये 2 टाइप की बैठक होती है इसमें। जो राज्यसभा होती है, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा भाई, इसमें राज्य, स्टेट वगैरह के जो है ज्यादा मुद्दों पर बात की जाती है। और जो लोकसभा होती है, ये होती है भाई देश के लिए बैठक, यानी कि देश के मुद्दों पे इसमें ज्यादा बात की जाती है, डिबेट वगैरह की जाती है
उसी पे काम किया जाता है। अब दोनों में भाई मेंबर्स कितने कितने होते हैं, सदस्य कितने कितने होते हैं, थोड़ा बहुत ये भी जान लो अपनी नॉलेज के लिए। लिखो ना लिखो बात अलग है। तो जो मैक्सिमम मेंबर हैं भाई राज्यसभा में, वो है भाई आप लोगों के 250, जिनमें भाई जो 238 मेंबर है ना, ये भाई तुम्हारे राज्य वगैरह से आते हैं, अलग अलग स्टेट से आते हैं और केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं, यूनियन टेरिटरी से आते हैं। लेकिन जो 12 सदस्य हैं, जो 12 मेंबर हैं, इन्हें भाई राष्ट्रपति चुनता है, प्रेसिडेंट खुद इलेक्ट करता है। कला, साहित्य, विज्ञान, समावेशी की फील्ड से जो जो नामी लोग होते हैं उन्हें राष्ट्रपति खुद इलेक्ट करता है, सेलेक्ट करता है। अब ये जो राज्यसभा है भाई, इसे उच्च सदन भी बोला जाता है, अपर हाउस भी बोला जाता है। ये चीज भी आप लोग याद रखना। और ये भाई परमानेंट वाली बैठक है, परमानेंट सदन नहीं, स्थायी है एकदम। इसे भंग नहीं किया जा सकता, इसे खत्म नहीं किया जा सकता। और इसके जो मेंबर्स है ना, ये जितने भी आप लोगों ने मेंबर देखे भाई, ये हर 2 साल में जो है बदलते हैं। इनका टाइम पीरियड जो है 2 साल रहता है। बात करते हैं भैया अपने लोकसभा की, द हाउस ऑफ द पीपल की। इसे भाई निम्न सदन बोला जाता है, लोअर हाउस बोला जाता है। और इसमें जो मैक्सिमम मेंबर होते हैं वो होते हैं भाई 552, जिनमें से भाई जो 530 सदस्य हैं ये अलग अलग राज्यों से आते हैं, अलग अलग स्टेट से आते हैं, अलग अलग यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं। 530 तो भाई हमारे राज्य से आते हैं, और जो 20 सदस्य होते हैं ये केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं, और बाकी के जो 2 बच जाते हैं ये भाई एंग्लो इंडियन होते हैं। और इन्हें जो है राष्ट्रपति ही इलेक्ट करता है, प्रेसिडेंट चुनता है। और इन सारे मेंबर का भाई जो चुनाव होता है ये कौन करता है? ये हम आम लोग करते हैं, जनता करती है। आपने देखा होगा ना, हर 5 साल में चुनाव होते हैं, और फिर जो है हम अपने अपने एरिया से लोगों को चुनते हैं, वोट डालते हैं उनके नाम का। तो ये वही वाला सिस्टम है भाई। तो इन सब का भाई टाइम पीरियड कितना होता है? 5 साल का होता है। लेकिन भाई अगर राष्ट्रपति चाहता है, मान लो कोई इमरजेंसी वाली सिचुएशन आ गई देश में, तो राष्ट्रपति जो है इस टाइम पीरियड को बढ़ा भी सकता है, क्योंकि यही लोग जो है भाई देश को कहीं ना कहीं चलाते हैं। अब इमरजेंसी सिचुएशन में इन्हें रिटायर थोड़ी करेंगे एकदम से। तो बस भाई यही था हमारा संसद का गठन, फॉर्मेशन ऑफ पार्लियामेंट। बहुत अच्छे से आप लोगों को पूरा स्ट्रक्चर, संरचना वगैरह सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। यही सारी बातें आप लोगों को लिखनी है। अब पेपर में भाई संसद के कार्य पूछ लेता है, रोल पूछ लेता है, भूमि पूछ लेता है, भूमिका पूछ लेता है, फंक्शंस वगैरह पूछ लेता है कि भाई क्या काम होते हैं, क्या भूमिका होती है संसद के, पार्लियामेंट के। जिनमें भाई पहला काम तो इनका यही है कि ये भाई देश के कायदे, कानून, नियम वगैरह जितने भी होते हैं सब यही बनाते हैं, संसद ही बनाते हैं। और ये सारे काम जो होते हैं इन्हें भाई विधायी कार्य बोलते हैं, लेजिस्लेटिव फंक्शन जो है बोलते हैं। कायदे, कानून, नियम वगैरह बनाना, किसी भी चीज से रिलेटेड हो, उनमें कोई बदलाव करना हो, अमेंडमेंट करना हो, संशोधन करना हो, वो भी यही करते हैं भाई। दूसरा काम है भाई इनका वित्तीय नियंत्रण, फाइनेंशियल कंट्रोल। यानी कि भाई जब सरकार है वो बजट तैयार करके संसद में लाती है और बताती है कि भाई हमें जो है इस चीज के लिए पैसा चाहिए, तो ये सारे लोग जो है बैठ के भाई चेकआउट करते हैं कि एक्चुअल में इन इन जगहों पर जो है जरूरत है भी पैसे खर्च करने की या नहीं है। तो जब तक भाई संसद में वो बजट जो है पास नहीं होगा तब तक जो है सरकार पैसा जरा सा भी खर्च नहीं कर सकती है। वो बात अलग है कि भाई करप्शन वगैरह करके सब हो जाता है। मैंने आप लोगों को जस्ट फंक्शंस बता रहा हूँ, काम बता रहा हूँ कि संसद के काम क्या है। वित्तीय नियंत्रण, फाइनेंशियल कंट्रोल, जितना भी देश का पैसा है उन सबको कंट्रोल में रखना। एक कौन सी चीजें कहाँ कितनी खर्च हो रही हैं, किस चीज में कितना पैसा लग रहा है। तीसरा जो काम है भाई इनका वो है कार्यपालिका पर नियंत्रण। जो एग्जीक्यूटिव होती है उस पर कंट्रोल करते हैं भाई ये लोग। कार्यपालिका आप इनडायरेक्टली जो कह सकते हो, सरकार कह सकते हो, गवर्नमेंट कह सकते हो। जो गवर्नमेंट है भाई वो क्या क्या काम कर रही है, काम सही से हो भी रहे हैं, नहीं भी हो रहे हैं, उन सब से रिलेटेड भाई क्वेश्चन वगैरह की जाते हैं, जांच पड़ताल वगैरह सब की जाती है। यहाँ पे सवाल जवाब वगैरह उठाए जाते हैं सरकार के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर। कौन सा काम भाई पूरा हो चुका है, कौन सा अधूरा है, क्यों नहीं हुआ, ये सारी बातें जो है इसमें की जाती है सरकार से भी। तो चौथा काम है भाई इनका नीति निर्धारण करना या मार्गदर्शन करना। इंग्लिश में बोले तो भाई पॉलिसी मेकिंग एंड गाइडेंस। देश में भाई कौन कौन सी नीतियां होनी चाहिए, कौन कौन सी पॉलिसी होनी चाहिए, उनका क्या क्या काम है, ये सब चीजें कौन डिसाइड करता है? ये संसद ही डिसाइड करती है, पार्लियामेंट ही डिसाइड करती है। इसके साथ साथ भाई सरकार जो होती है उन्हें गाइडेंस वगैरह यहाँ पे दी जाती है। जब भाई जनता के मुद्दे वगैरह आते हैं उन पे बातचीत होती है और फिर उन मुद्दों से रिलेटेड जो है गाइडेंस दी जाती है, मार्गदर्शन दिया जाता है कि हाँ भाई इन इन टॉपिक पे जो है काम होना चाहिए, देश में इन इन चीजों पर काम होना चाहिए। अगला काम जो है भाई इनका वो है संविधान संशोधन करना, अमेंडमेंट करना कॉन्स्टिट्यूशन में। यानी कि संविधान में भाई जरूरत पड़ने पर ये लोग जो है बदलाव भी कर सकते हैं, चेंजेस भी कर सकते हैं, लेकिन इतनी आसानी से नहीं कर सकते हैं भाई।
कि आप लोगों को लग रहा है मुंह उठा के जो है बदलाव कर लिया, ऐसा नहीं कर सकते। उसका लंबा प्रोसेस होता है, टाइम लगता है, और ऐसे भी किसी भी चीज को ये चेंज नहीं कर सकते हैं। तो जरूरत पड़ने पर यहाँ पे जो है संविधान में बदलाव भी किए जाते हैं, संशोधन वगैरह भी किए जाते हैं, चेंजेस किए जाते हैं, अमेंडमेंट किए जाते हैं। आगे भाई ये कार्यपालिका का भी गठन करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं भाई एग्जीक्यूटिव का, यानी कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। प्रधानमंत्री के साथ सारे जो मंत्रिमंडल होते हैं, जो मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं, सब प्राइम मिनिस्टर के साथ, उन सबको भी जो है यही लोग मिलकर आपस में डिसाइड करते हैं। पूरी सरकार वगैरह यही लोग ही जो है बनाते हैं, कौन से मंत्री को कौन सा पद मिलना चाहिए, ये सब यही डिसाइड किया जाता है। इसके साथ साथ बहुत से न्यायिक काम भी होते हैं, जुडिशियल फंक्शन भी होते हैं भाई यहाँ पे। जैसे कि भाई मान लो कोई राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है, या न्यायाधीश है, यानी कि कोई जज वगैरह है, तो उसके खिलाफ भाई महाभियोग भी यहाँ पे चलाया जाता है, यानी कि उसे हटाने के लिए प्रोसीजर वगैरह भी जो है यहीं पे किया जाता है, क्योंकि और कोई उसे हटा नहीं सकता, सिर्फ और सिर्फ संसद ही हटा सकती है। और संसद भी इतनी आसानी से नहीं हटा सकती है, उसका पूरा प्रोसीजर होता है, वो फॉलो करना होता है। और जो भाई हमारे विदेश नीति से रिलेटेड मामले होते हैं, या रक्षा वगैरह से रिलेटेड मामले होते हैं, उन सब पे भी जो है यहाँ पे बातचीत की जाती है, काम वगैरह किए जाते हैं। जो फॉरेन से रिलेटेड या डिफेंस वगैरह से रिलेटेड सारे काम होते हैं, फंक्शंस होते हैं, वो भी यहीं पे किए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए भाई किस देश के साथ हमें कैसा जो है बर्ताव करना चाहिए, कैसे रिलेशन करने चाहिए, कौन सा देश हमारे लिए फायदेमंद है, कौन सा नहीं, ये सब चीजें ही डिसाइड की जाती हैं। और इन सारे टॉपिक पे, जैसे डिफेंस से रिलेटेड टॉपिक है, रक्षा से रिलेटेड, विदेश नीति से रिलेटेड, फॉरेन से रिलेटेड, डिफेंस वगैरह से रिलेटेड जो टॉपिक है, इन सब के ऊपर जो है यहाँ पे सलाह वगैरह भी दी जाती है, एडवाइस वगैरह दी जाती है सरकार को, गवर्नमेंट को। आई होप आप लोगों को सारे काम भी जो है बहुत अच्छे समझ में आ चुके होंगे संसद के, पार्लियामेंट के। अब क्वेश्चन में भाई आप लोगों से एक चीज और पूछी गई थी कि जो संसद है ना भाई, भारत का जो पार्लियामेंट है, उसमें भाई विविध प्रतिनिधित्व है, डाइवर्स रिप्रेजेंटेटिव है। सिंपल में समझाऊं तो भाई उसमें जो है हर वैरायटी के लोग हैं, अलग अलग टाइप के लोग आप लोगों को मिल जाएंगे, अलग अलग जाति धर्म, अलग अलग जगह से आए हुए लोग जो है आप लोग को मिल जाएंगे। तो बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, बहुत ज्यादा विविधता है, वैरायटी है। तो ये कह रहे हैं इस वैरायटी की, इस विविधता की, जो अलग अलग टाइप के लोग हैं, इसका महत्व क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये बताओ भाई। तो ये भी बहुत सिंपल सा है, बना के लिख सकते हो, मैं फटाफट समझाता हूँ। सबसे पहले तो यही है कि भाई सामाजिक न्याय बढ़ता है इससे, सोशल जस्टिस जो है उसका एस्टेब्लिशमेंट होता है। वो कैसे भाई, अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म के लोग जो है, और अलग अलग वर्ग के, अलग अलग क्लास के लोग यहाँ पे आते हैं, अपनी अपनी बातें रखते हैं, और फिर जो है उन लोगों के लिए भी जो है बात वगैरह यहाँ पे की जाती है, उनके विकास के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, जिससे भी जो है उन लोगों के साथ भी न्याय होता है। ऐसा नहीं है कि भाई फिर उन्हें जो है पीछे छोड़ दिया जाता है, ऐसा नहीं होता है। दूसरी इंपॉर्टेंस क्या है, दूसरा महत्व क्या है भाई, समावेशी नीति का निर्माण होता है इससे। जब अलग अलग वैरायटी के, हर टाइप के, हर जाति के, हर धर्म के लोग होंगे, भारत में हर जगह से लोग यहाँ पे आए हुए होंगे, तो सबकी प्रॉब्लम यहाँ पे भाई सबको पता होगी। तो यहाँ पे जो भी पॉलिसीज वगैरह बनाई जाती हैं, जो भी नीति वगैरह सब बनाई जाती हैं, वो सबको ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं। तो जो पॉलिसी नीति वगैरह सब बनती है, वो समावेशी बनती है, यूनिवर्सल आप कह सकते हैं एक तरीके से, जो सबके पर्पस से बनाई जाती है। इसके साथ साथ जब भाई अलग अलग वैरायटी के, अलग अलग धर्म के, रिलीजन के, कम्युनिटी के लोग भाई यहाँ पे होते हैं, तो इससे भाई लोकतंत्र की गहराई का पता चलता है, लोकतंत्र और ज्यादा मजबूत होता है, डेमोक्रेसी जो है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, उसकी डीपिंग का पता चलता है कि वो कितना ज्यादा मजबूत है। और भारत से बड़ा भाई लोकतंत्र देश है ही नहीं पूरी दुनिया में, ये तो आप सबको पता ही होगा। वो बात अलग है कि आजकल देश में मुद्दे बतेरे चल रहे हैं। इसके साथ साथ और क्या भाई इंपॉर्टेंट है, लैंगिक समानता, महिला सशक्तिकरण भी भाई, इस चीज को भी बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलता है, जेंडर इक्वलिटी और वुमेन एम्पावरमेंट को। यहाँ पे भाई अलग अलग वैरायटी के लोग तो आते ही हैं, इसके साथ साथ भाई महिलाएं भी तो अब आने लगी हैं। पहले बेशक पुराने टाइम पे महिलाओं वगैरह को जो है पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं करते थे, लेकिन आज के टाइम पे बहुत सी महिलाएं भी जो है आप लोगों को संसद में, पार्लियामेंट में मिल जाएंगी, जिससे क्या है भाई महिलाओं का सशक्तिकरण होता है, महिलाएं भी जो है पावरफुल हो रही हैं। वो भी अब भाई कंधे से कंधा मिलाकर चल पा रही हैं इस देश में, समाज में, सोसाइटी में। उनके साथ भी भाई इक्वलिटी हो रही है, समानता कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हो रही है। वो भी जो अपने मुद्दे हैं, जो भी उनके टॉपिक्स हैं, जो भी उनके इश्यूज हैं, उन सबको जो है देश के आगे रख पाती है, उन पे कायदे कानून नियम वगैरह थोड़ा बहुत बन जाते हैं, जिस वजह से। अदरवाइज पहले भाई महिलाओं की बिल्कुल भी नहीं सुनी जाती थी, ऑब्वियस सी बात है, सब आप लोगों को पता ही होगा। बात करें और क्या इंपॉर्टेंस है, और क्या भाई महत्व है, वो ये है कि भाई युवाओं की जो भागीदारी है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। अलग अलग वैरायटी के लोग तो होते हैं यहाँ पे, महिलाएं वगैरह भी होती है, लेकिन आजकल जो है भाई युवा वगैरह जो होते हैं, जो यंग लोग होते हैं,
वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं भाई, वो भी जुड़ रहे हैं संसद वगैरह में, वो भी नेतागिरी में उतर रहे हैं। जिस वजह से भाई क्या होता है, नए नए विचार आते हैं, नई नई जनरेशन आएगी तो नए नए इनोवेशन आएंगे, नई नई सोच लेकर आएंगे वो लोग, नई नई बातें छिड़ेंगे यहाँ पे, नए नए मुद्दे आएंगे, नई नई पॉलिसीज बनेंगी। हर चीज जो है नई जनरेशन के हिसाब से थोड़ा बहुत होगा, जिस वजह से हो सकता है विकास भी जो है, डेवलपमेंट भी जो है बहुत ज्यादा तेजी से बढ़े। और क्या इंपॉर्टेंस है और क्या महत्व है भाई, जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनकी भी भागीदारी बढ़ी है, उनका भी विश्वास जो है वो भी बढ़ा है। जो माइनॉरिटीज होती है उनका ट्रस्ट बिल्डिंग हुई है, उनका भी पार्टिसिपेशन बढ़ा है। यानी कि जो लोग भाई देश में थोड़े कम संख्या में हैं, जिन लोगों को कोई पूछने वाला नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो लोग भी जो है यहाँ पे आके अपनी बात जो है रख सकते हैं, अपने लिए भलाई के लिए पॉलिसी वगैरह बनवा सकते हैं, अपनी बातों को यहाँ पे रख के अपना विकास कर सकते हैं, अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को जो है बहुत अच्छे से, ये भी बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब जो लास्ट टॉपिक है भाई आप लोगों का, ये जो भाई संसद है, पार्लियामेंट है हमारी, इसमें भाई महिलाओं को जो है कुछ आरक्षण वगैरह दिया गया है, कुछ रिजर्वेशन वगैरह दिया गया है पॉलिटिक्स वगैरह में, संसद वगैरह में। तो इससे भाई महिला सशक्तिकरण को, यानी कि महिलाओं को आगे बढ़ने में कैसे हेल्प मिली है, उनके एम्पावरमेंट में भाई कैसे हेल्प मिली है, वो सब आप लोगों को बताना है। ये टॉपिक भाई मैंने आपके भरोसे छोड़ दिया, कुछ ना कुछ भाई होमवर्क भी आप लोगों के लिए होना चाहिए। क्या सारा ही अब टीचर से पढ़ लोगे तुम? थोड़ी बहुत मेहनत जो है खुद से भी करनी है, आप लोगों को आनी चाहिए। बाकी तो टॉपिक ऐसा है कि आप इजीली बना के लिख ही दोगे, जो अभी ऊपर पढ़ा है वही सारी बातें कहीं ना कहीं जो है इसमें ही इंक्लूड करके लिख देने। लास्ट में भाई निष्कर्ष कंक्लूजन जो है ऐड जरूर कर देना, आप लोगों का आंसर कंप्लीट। फोर्थ क्वेश्चन में भाई आप लोगों से भारत के राष्ट्रपति के बारे में पूछेगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में पूछेगा। इनकी भाई भूमिका क्या है, शक्ति क्या है, कार्य क्या है, रोल क्या है, पावर क्या है, फंक्शंस क्या है, ये सब भी आप लोगों को बताना पड़ेगा। क्वेश्चन को अलग अलग टाइप से घुमा फिरा के पूछा जाता है, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो। कंफ्यूज नहीं होना है, जहां पे भी भाई आप लोगों को क्वेश्चन में राष्ट्रपति वर्ड दिखेगा, प्रेसिडेंट वर्ड दिखेगा, फिर चाहे कैसे भी घुमा फिरा के पूछ ले, आंसर में वही सारी बातें लिख कर आनी है जो अब हम आप लोगों को समझाने जा रहे हैं। अब सबसे पहले भाई आप लोगों को इंट्रोडक्शन के लिए राष्ट्रपति के बारे में थोड़ी बहुत बातें बता देनी है। जैसे कि भाई देश का जो सबसे बड़ी जो पोस्ट होती है, जो सबसे सर्वोच्च पद होता है, वो होता है भाई राष्ट्रपति का, प्रेसिडेंट का। और राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ही भाई जो देश की संप्रभुता होती है, एकता होती है, अखंडता होती है, उसका प्रतीक होता है, उसका एक तरीके से निशान होता है, सिंबल होता है भाई देश की सोवरेनिटी का, यूनिटी का या इंटीग्रिटी का। अब कहने वो भाई इतनी बड़ी पोस्ट है राष्ट्रपति, इतनी बड़ी पावर है भाई राष्ट्रपति के पास, लेकिन होता भाई ये नाम मात्र का प्रमुख ही है, यानी कि नॉमिनल हेड आप बोल सकते हो इंग्लिश में। सिंपली बोलूं तो बस भाई जो पावर वगैरह होती है ना राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के पास, ये जितनी बड़ी ये पोस्ट है, ये सब चीजें सिर्फ नाम की है। क्योंकि राष्ट्रपति जो है अपनी पावर का जो यूज है वो कभी भी भाई खुद से नहीं कर पाता है, बल्कि इसे जो है डिपेंड होना पड़ता है भाई संसद वगैरह के ऊपर, प्रधानमंत्री के ऊपर, मंत्री परिषद के ऊपर, प्राइम मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के ऊपर। अपनी पावर का भाई ज्यादातर यूज जो है खुद से कभी नहीं कर पाता है प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति। बात करें भाई जो राष्ट्रपति होता है, जो प्रेसिडेंट होता है, इसका इलेक्शन कैसे होता है, इसे चुनाव कैसे होता है, तो उसके लिए भाई एक मंत्रिमंडल बनाया जाता है, तो उसके लिए भाई एक निर्वाचन मंडल बनाया जाता है, इलेक्टोरल कॉलेज आप बोल सकते हो इंग्लिश में। और यही जो है डिसाइड करते हैं कि भाई कौन जो है प्रेसिडेंट होगा और कौन जो है राष्ट्रपति बनेगा। ये जो मंत्रिमंडल बनाया जाता है, ये जो इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है भाई, जो है राष्ट्रपति को चुनते हैं, प्रेसिडेंट को चुनते हैं, उनमें होता कौन है? उनमें भाई संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा के जो लोग होते हैं, जो उनमें निर्वाचित होके आते हैं, जो उनमें इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, वो सब इसमें होते हैं। इसके साथ साथ भाई जो अलग अलग राज्य के लोग होते हैं, अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश जो होते हैं, यूनियन टेरिटरी, स्टेट वगैरह से जो लोग चुन के आते हैं, इलेक्टेड मेंबर जो होते हैं, वो सब इस वाले निर्वाचन मंडल में होते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज में होते हैं। और यही लोग जो है मिलकर डिसाइड करते हैं कि कौन भाई राष्ट्रपति बनेगा, प्रेसिडेंट बनेगा। डायरेक्ट भाई जनता जो है इसे नहीं चुनती है राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को। बात करें भाई टाइम पीरियड कितना होता है, राष्ट्रपति कितने टाइम तक टिकता है, तो ये बात भी भाई आप लोगों को सिंपली पता ही होगी कि इनका टाइम पीरियड जो है गिनती का 5 साल का होता है। 5 साल के बाद जो है दोबारा से भाई चुनाव वगैरह होते हैं, इलेक्शंस होते हैं, और फिर दोबारा भी जो है प्रेसिडेंट बनाए जा सकते हैं, राष्ट्रपति बनाए जा सकते हैं। कोई भाई योग्यता पूछ ले आप लोगों से कि भाई राष्ट्रपति अगर आप लोगों को बनना है तो उसके लिए क्वालिफिकेशंस क्या हैं, भाई क्या क्या चीजें होनी चाहिए प्रेसिडेंट बनने के लिए। सबसे पहला तो यही है कि भाई आप लोग जो है भारत के नागरिक होने जरूरी है, सिटीजन होने जरूरी है। दूसरा भाई आप लोगों की जो उम्र है
वो कम से कम भाई 35 साल जो है होनी जरूरी है। इसके साथ साथ जो लोकसभा का सदस्य चुने जाने की आप लोगों के पास योग्यता होनी बहुत जरूरी है, और किसी भी भाई लाभ के पद पे आप नहीं होना चाहिए, कोई भी ऐसी पोस्ट वगैरह आप लोगों के पास नहीं होनी चाहिए, तभी आप प्रेसिडेंट जो है बन सकते हो, राष्ट्रपति बन सकते हो। बस यही सारी भाई बातें जो है एक तरीके से इंट्रोडक्शन के रूप में आप लोगों को लिख देनी है। बात करें कि भाई राष्ट्रपति की, प्रेसिडेंट की पावर्स क्या होती है, फंक्शंस क्या होते हैं, शक्ति क्या है इसकी, काम क्या है इसके, तो इनमें पहला काम भाई इनका जो आता है वो है भाई कार्यपालिका शक्ति, एग्जीक्यूटिव पावर। हमारे जो भाई सशस्त्र बल होते हैं ना, जो आर्म फोर्स होती है भाई हमारी, उन सबका भाई सर्वोच्च सेनापति जो है कौन होता है, वो प्रेसिडेंट ही होता है, राष्ट्रपति ही होता है। सुप्रीम कमांडर जो होता है, सबसे बड़ा कमांडर आप जिसे बोलते हो सारी सेनाओं का, वो कौन होता है, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट होता है। इसके साथ साथ जो प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये चीज भी जो है कौन डिसाइड करता है, ये भी राष्ट्रपति ही करता है, प्रेसिडेंट ही करता है। और प्रधानमंत्री के साथ साथ जो अलग अलग मंत्री होते हैं, किसको कौन सी पोस्ट मिलनी चाहिए, ये सब भी जो है कौन डिसाइड करता है, ये सब भी राष्ट्रपति करता है, प्रेसिडेंट करता है। अब ये बात तो मैं ऊपर आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये नाम मात्र का बंदा होता है, बस इसकी जो पावर्स है ना वो नाम मात्र की है। सब कुछ जो है इसे भाई जैसा जैसा प्रधानमंत्री कहता है, जैसा जैसा मंत्रिमंडल कहता है, वैसा वैसा इसे करना पड़ता है। इसके साथ साथ जो राज्यपाल होते हैं, या चुनाव आयोग जो होता है, जो वित्तीय आयोग है, मोस्टली देश में जितने भी बड़े बड़े डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट के, उन सबका इलेक्शन जो है वो राष्ट्रपति ही करता है, प्रेसिडेंट ही करता है। तो ये सारी इसकी कार्यपालिका शक्ति थी, एग्जीक्यूटिव पावर थी। इसके साथ साथ जो अंतरराष्ट्रीय समझौते होते हैं, संधि होती है, इंटरनेशनल ट्रीटीज होती हैं, इन सबको भी भाई मंजूरी कौन देता है, अप्रूव कौन करता है, इन सब चीजों को भी राष्ट्रपति ही करता है। बात करें भाई इसकी विधायी शक्तियां क्या हैं, लेजिस्लेटिव पावर क्या है, तो मैंने ऊपर आप लोगों को भाई संसद पढ़ाया था, तो उसके दो सदन बताए थे, एक बताया था भाई लोकसभा और एक बताया था राज्यसभा। तो ये दोनों में जो है बैठक को बुला सकता है, उन्हें स्थगित भी कर सकता है, उसे खत्म भी कर सकता है, मैंने की बैठक बुलवा भी सकता है और बैठक को खत्म कर भी सकता है। ये भाई लोकसभा को भी भंग कर सकता है। भाई ये पावर बहुत होती है, लेकिन पूरी तरीके से सब कुछ इसके कंट्रोल में नहीं होता भाई। इसके साथ साथ जो राष्ट्रपति होता है, जो प्रेसिडेंट होता है, संसद वगैरह में भाई जो भी विधेयक वगैरह आते हैं, जो भी भाई बिल वगैरह होते हैं, उन सबको पास करने का कौन काम करता है, उन सबको पास करने का भी काम राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ही करता है। जब तक भाई राष्ट्रपति पास नहीं करेगा किसी बिल को, तब तक भाई वो बिल जो है कानून नहीं बन पाएगा, लॉ वगैरह नहीं बन पाएगा इस देश में। वो बात अलग है कि भाई राष्ट्रपति को करना ही पड़ता है, उस पे साइन वगैरह उसे अप्रूव करना ही पड़ता है। बात करते हैं भाई इसकी वित्तीय शक्तियां क्या होती हैं, फाइनेंशियल पावर क्या होती है प्रेसिडेंट की, राष्ट्रपति की। तो जो भी भाई पैसे वगैरह से रिलेटेड, धन वगैरह से रिलेटेड, फाइनेंस वगैरह से रिलेटेड जो बिल वगैरह आते हैं, उन सबको भी भाई अप्रूव कौन करता है, वो प्रेसिडेंट ही करता है, राष्ट्रपति ही करता है। इसके साथ साथ जो वित्तीय आयोग होता है, जो फाइनेंस कमीशन होता है, उसको भाई टाइम टू टाइम जो है नियुक्त कौन करता है, उसे भी अपॉइंट कौन करता है, वो राष्ट्रपति ही करता है, प्रेसिडेंट ही करता है। इसके साथ साथ भाई केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कितना पैसा जाएगा, राज्य सरकारों के पास कितना पैसा जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट के पास कितना पैसा जाएगा, इन सब चीजों पे भी सलाह वगैरह देता है राष्ट्रपति, एडवाइस वगैरह देता है। और जो भारत का सारा पैसा है जो इकट्ठा हुआ है भाई, भारत का सारा पैसा, भारत के कोष में जो फंड है भाई इंडिया के पास, उस सब में से भाई पैसा अगर निकालना हो तो वो उसके लिए परमिशन कौन देगा, उसके लिए भाई परमिशन जो है वो राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ही देता है। तो ये सारी भाई इसकी फाइनेंशियल पावर हो गई। बात करें भाई इसकी जुडिशियल पावर क्या है, न्यायिक शक्ति क्या है, न्याय से रिलेटेड शक्ति क्या है, तो वो ये है कि भाई राष्ट्रपति जो है किसी की भी जो सजा है वो माफ कर सकता है भाई, किसी भी क्रिमिनल की सजा माफ कर सकता है राष्ट्रपति प्रेसिडेंट। अगर राष्ट्रपति चाहता है तो वो भाई मृत्यु दंड अगर किसी को मिला है, या मान लो पूरे जीवन की सजा मिली है भाई, आजीवन कारावास मिली है, पूरी लाइफ टाइम जेल में रहने की सजा मिली है उसे, या और भी कोई सजा वगैरह, उन सबको भाई माफ कर सकता है राष्ट्रपति। इतनी पावर है राष्ट्रपति के पास, प्रेसिडेंट के पास। इसके साथ साथ उन्हें टाल भी सकता है, निलंबित भी कर सकता है, या उसे चेंज भी करवा सकता है, या कम भी कर सकता है। बहुत ज्यादा पावर होती है भाई राष्ट्रपति के पास। बस वही है कि भाई ये खुद से कभी यूज नहीं कर पाता है, पावर बेशक बहुत सारी है उसके पास। इसे कहीं ना कहीं जो है भाई मंत्रिमंडल की और प्रधानमंत्री की सुननी पड़ती है, उनके बगैर काम नहीं चलता है। इसके साथ साथ जो भाई जो सुप्रीम कोर्ट होता है ना, उसमें जो जज वगैरह होते हैं, जो न्यायाधीश होते हैं, उनको कौन इलेक्ट करता है, उनकी नियुक्ति कौन करता है, उन्हें कौन चुनता है, उन्हें भी राष्ट्रपति चुनता है, प्रेसिडेंट चुनता है। और जब उन्हें हटाना होता है तो उनके हटाने के जो प्रोसेस होता है, उनमें भी भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है प्रेसिडेंट का, राष्ट्रपति का।
क्योंकि फाइनल सिग्नेचर तो भाई राष्ट्रपति ही करेगा, प्रेसिडेंट ही करता, तभी जाके जो है वो हटाया जाता है जज न्यायाधीश। अब जो मेन इंपॉर्टेंट है, जो कभी कभी भाई एग्जाम में भी आप लोगों से पूछ लेते हैं कि भाई राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में बताओ, इमरजेंसी पावर के बारे में बताओ राष्ट्रपति की, तो ये भाई टोटल 3 टाइप की होती हैं। पहली जो है वो भाई राष्ट्रीय आपातकाल है, उससे रिलेटेड है, नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड है। अनुच्छेद भाई याद रखना 352 आर्टिकल 352। बेसिकली भाई मान लो हमारे देश में भाई युद्ध वगैरह, वॉर वगैरह की सिचुएशन हो गई, या बाहर से किसी ने आक्रमण वगैरह कर दिया, या सशस्त्र विद्रोह हो गया भाई देश में, इंग्लिश में बोले तो भाई एक्सटर्नल एग्रेशन हो गया, या आर्म्ड रिबेलियन हो गया, तो ऐसी सिचुएशन में जो है राष्ट्रपति जो है, प्रेसिडेंट जो है, वो इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है, आपातकाल लगा सकता है। लेकिन भाई फिर भी अपनी मर्जी से नहीं लगा सकता। यहाँ पे प्रधानमंत्री उसे बोलेगा, सिफारिश करेगा प्राइम मिनिस्टर, तब जाके जो है वो आपातकाल लगा सकता, अपनी मर्जी से नहीं लगा सकता इमरजेंसी वगैरह। और ऐसे सिचुएशन में जब इमरजेंसी लगती है, आपातकाल लगता है, तो सारी जो चीजें हैं वो किसके कंट्रोल में आ जाती है? वो आ जाती है भाई प्रधानमंत्री के कंट्रोल में, प्राइम मिनिस्टर के कंट्रोल में। जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उस टाइम पे, उनका कोई भी रोल वगैरह नहीं होता, उन्हें कोई भी इंपॉर्टेंस जो है नहीं होती है, उन्हें कुछ नहीं समझा जाता उस टाइम पे। इसके साथ साथ जो हमारे मौलिक अधिकार होते हैं, फंडामेंटल राइट्स होते हैं, जो और भी बहुत से जो अधिकार होते हैं, राइट्स वगैरह होते हैं, उन सबको बैन कर दिया जाता है, उन सबको निलंबित कर दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है। तो इसी बोलते हैं भाई राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी, जब ऐसी सिचुएशन आती है तो। और ये पावर किसके पास है? सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। दूसरा है भाई राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन, आप इसे बोल सकते हो, स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल आप इसे बोल सकते हो। अनुच्छेद याद रखना भाई 356 आर्टिकल 356। बेसिकली भाई जब किसी स्टेट वगैरह में, किसी राज्य वगैरह में थोड़ा शासन वगैरह जो है गड़बड़ा गया हो, एडमिनिस्ट्रेशन जो है सारा बेकार हो गया हो, संविधान के अकॉर्डिंग वगैरह ढंग से नहीं चल रहा हो, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, तो भाई ऐसे में जो है राष्ट्रपति वहां पे आपातकाल लगा सकता है, इमरजेंसी लगा सकता है, और फिर सारे जो कंट्रोल होता है उस राज्य का, उस स्टेट का, वो राष्ट्रपति के हाथ में आ जाता है, प्रेसिडेंट के हाथ में आ जाता है। इस वजह से भाई राष्ट्रपति शासन बोला जाता है, प्रेसिडेंट रूल बोला जाता है। लेकिन भाई कहीं ना कहीं जो है इस पावर का यूज भी जो है प्रधानमंत्री अपने पर्सनल पर्पस के लिए, पर्सनल प्रॉफिट के लिए जो है कर लेता है। लाइक मान लो किसी भाई स्टेट वगैरह में, किसी राज्य वगैरह में जो है विपक्ष की सरकार है, और वहां पे भाई सरकार वगैरह गिरानी है, सरकार को खत्म करना है, तो ऐसे में जो है इमरजेंसी वहां पे लगाई जा सकती है प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री के कहने पर। तीसरा जो है वो है भाई हमारा वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी। इसका भी अनुच्छेद याद रखना 360 आर्टिकल 360। ये तब लगाया जाता है भाई जब मान लो भाई हमारे देश में फाइनेंशियली स्टेबिलिटी ना हो, वित्तीय संकट वगैरह आ जाए, बहुत ज्यादा दिक्कत वगैरह आ जाए पैसों की, तब ये आपातकाल जो है लगाया जाता है, तब इमरजेंसी वाली लगाई जाती है। और जब ये सिचुएशन आ जाती है, ये वाला आपातकाल इमरजेंसी लग जाती है, तब भाई जो पूरे देश की सरकार होती है, केंद्र सरकार जिसे हम कहते हैं, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट इंग्लिश में आप बोल सकते हो, वो भाई जो राज्य की सरकार होती है ना, उनके कामों में इंटरफेयर कर पाती है, जो भी फाइनेंशियल वगैरह से रिलेटेड काम होते हैं, पैसे वगैरह से रिलेटेड काम होते हैं। इसके साथ साथ इस टाइम पे जो है जो भी जितने भी सरकारी कर्मचारी होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं, उनके भाई जो पेंशन वगैरह होती है, उनके जो सब सैलरी वगैरह होती है, उन सब में भी जो है कटौती वगैरह कर दी जाती है, उन सब में भी जो है उन्हें कम कर दिया जाता है, ताकि देश की सिचुएशन को संभाला जा सके, उसे हैंडल करा जा सके। तो बस भाई यही थी इसकी इमरजेंसी पावर, इसके बारे में आप लोगों से एग्जाम में पूछ सकता है। बाकी कुछ और भी शक्तियां हैं भाई, अदर पावर्स भी हैं प्रेसिडेंट की, तो ये आप पढ़ना चाहो खुद से पढ़ लेना, एग्जाम में लिखने की वैसे जरूरत नहीं है। ऊपर जो 5 पॉइंट मैंने आप लोगों को बता दिए उतना इनफ है, उससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये चीज जो है मैंने आप लोगों के लिए नॉलेज के लिए ऐड कर रखी है, तो पढ़ना चाहो खुद से आप लोग पढ़ लीजिएगा, अदरवाइज जरूरत नहीं है। बात करते हैं भाई आप लोगों के अगले टॉपिक की, जो है भाई आप लोगों का बदलती दलीय प्रणाली में राष्ट्रपति की भूमिका क्या है, वो आप लोगों को बतानी है। रोल क्या है प्रेसिडेंट का चेंजिंग पार्टी सिस्टम में। पहले भाई ये बदलती दलीय प्रणाली क्या है, चेंजिंग पार्टी सिस्टम क्या है, ये समझो। पहले के टाइम पे भाई क्या होता था कि जो पूरे देश की सरकार होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट या केंद्र सरकार जिसे हम कहते हैं, प्रधानमंत्री वाली जो सरकार होती है, उसे भाई सिर्फ एक ही पार्टी जो है चुनाव वगैरह लड़ती थी और वह जीत जाती थी, और फिर जो है उसी पार्टी का प्रधानमंत्री जो है बन जाता था, और सारे मिनिस्टर्स वगैरह सब उसी पार्टी के हुआ करते थे। तो इसे कहते हैं भाई वन पार्टी सिस्टम। लेकिन फिर भाई धीरे धीरे टाइम वगैरह बीता, अब फिर भाई किसी भी पार्टी को जो है बहुमत वगैरह मिलनी बंद हो गई, जितने वोट चाहिए थे उतने वोट मिलने
बंद हो गए सरकार बनाने के लिए। ऐसे में भाई अलग अलग पार्टियां जो है वो आपस में मिलके गवर्नमेंट बना लेती हैं, अपना प्रधानमंत्री बना लेती हैं, अलग अलग पार्टी के अंदर मिनिस्टर्स वगैरह बन जाते हैं। तो इसी को बोलते हैं भाई मल्टी पार्टी सिस्टम, बहुदलीय प्रणाली। तो पहले सिस्टम एक वाला था, फिर भाई बहुत सारी पार्टियों वाला सिस्टम में कन्वर्ट हो गया, तो इसी को बोला गया है यहाँ पे बदलती दलीय प्रणाली, चेंजिंग पार्टी सिस्टम। जहाँ पहले एक पार्टी मिलकर सरकार बना लेते, तो बाद में जो है बहुत सारी पार्टियां आपस में मिलके, दल वगैरह मिलकर जो है सरकार वगैरह बना रही हैं, गठबंधन करके, जिसे हम गठबंधन की सरकार भी बोलते हैं। आई होप आप लोगों को जो है ये चीज समझ में आई होगी। और ये सिस्टम जो है भाई कब से स्टार्ट हुआ था भारत में, ये भाई आप लोग कह सकते हो 1989 में। ये वो टाइम था भाई जब पहली बार जो है देश में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिली, कंप्लीट वोट जो है नहीं मिले, तब जाके जो है पहली बार यहाँ से जो गवर्नमेंट वगैरह है वो सारी बहुदलीय बनी, गठबंधन की सरकार बनी, कोalition वाली गवर्नमेंट बनी। ऐसी गवर्नमेंट में भाई प्रेसिडेंट की क्या रोल होता है, क्या भूमिका होती है, क्या इंपॉर्टेंस होती है, वही आप लोगों को जो है इसमें बताना है। आई होप आप लोग ये चीज जो है समझे होगे। अब इम्पोर्टेंस भाई यही है, रोल यही है प्रेसिडेंट का, राष्ट्रपति का, कि भाई राष्ट्रपति ये डिसाइड करता है कि कौन सी पार्टी जो है मिलकर आपस में सरकार बनाएंगी, किस पार्टी का कौन सा नेता जो है वो किस पोस्ट पे बैठेगा, ये सब चीजें प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति ही डिसाइड करता है। वो बात अलग है कि भाई मैं आप लोगों को ऊपर बता चुका हूँ कि सब जो है ये सिर्फ नाम मात्र की पावर होती है प्रेसिडेंट के पास, राष्ट्रपति के पास। होना वही है जो भाई सारी पार्टियां वगैरह मिलकर चाहती है। दूसरा भाई प्रधानमंत्री को भी यही नियुक्त करता है, जो प्राइम मिनिस्टर होता है उनकी अपॉइंटमेंट भी यही करता है उस टाइम पे। वैसे तो नॉर्मली भी भाई वही डिसाइड करता है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा कौन नहीं, लेकिन जब अलग अलग पार्टी की गवर्नमेंट बनती है ना भाई, तो इसमें क्या होता है, जो राष्ट्रपति होता है वो सारी पार्टियों से बातचीत करके डिसाइड करके एक बंदा चुनते हैं और फिर उसकी गवर्नमेंट बनवाता है। लेकिन जब एक पार्टी का सिस्टम होता है तो वहां तो भाई साफ होता है कि एक बंदा जो है ये बनेगा। जब अलग अलग पार्टी होंगे तो भाई चार, मान लो चार पार्टी ने बनाई है मिलकर, तो चार अलग अलग बंदे मिलेंगे। अब चारों में से कौन बनेगा भाई प्रधानमंत्री, ये चीज जो है आपस में बातचीत करके तब डिसाइड की जाती है। इसके साथ साथ भाई सरकार की स्थिरता बनी रहे, गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी बनी रहे, इस चीज पे भी पूरा ध्यान रखता है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। क्योंकि ये टाइम ऐसा होता है जब भाई अलग अलग पार्टी की सरकारें होती है, मान लो एक पार्टी अगर भाई साथ छोड़ गई तो सरकार तुरंत गिर जाएगी, सरकार खत्म हो जाएगी। तो ऐसे टाइम पे भाई राष्ट्रपति जो प्रेसिडेंट है वो ही डिसाइड करता है कि भाई सरकार जो है वो किसी नए बंदे की हमें बनानी चाहिए, या हमें संसद को भंग कर जो है दोबारा से इलेक्शन वगैरह कराने चाहिए, दोबारा से वोट वगैरह डलवाने चाहिए। ये सब डिसाइड करना किसका काम होता है, ये सब राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट का काम होता है। इसके साथ साथ भाई संविधान की रक्षा भी करता है। ऐसे टाइम पे जो प्रेसिडेंट होता है, जो राष्ट्रपति होता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट भी करता है, उनसे गार्ड करता है। वो कैसे, जब भाई अलग अलग पार्टी जो है उसकी गवर्नमेंट बनी होती है आपस में मिलकर, तो बहुत से काम ऐसे हो सकते हैं उस टाइम पे जो भाई संविधान के अकॉर्डिंग ना हो, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ना हो। तो इस चीज की देख रेख किसका काम है भाई, इस चीज की देख रेख का काम जो है वो प्रेसिडेंट का है, राष्ट्रपति का है। चीजें भाई संविधान के अकॉर्डिंग चल रही है नहीं चल रही है, ये सब राष्ट्रपति देखता है, प्रेसिडेंट देखता है। साथ ही साथ जो संकट का समय आता है उस टाइम पे भी जो डिसीजन होता है वो कौन लेता है, राष्ट्रपति लेता है। क्राइसिस के समय जो डिसीजंस वगैरह होते हैं प्रेसिडेंट लेता है वो भाई। जब सरकार वगैरह भाई गिर जाती है, किसी की सरकार जो है खत्म हो जाती है, जब अलग अलग गवर्नमेंट है, मान लो अलग अलग पार्टी ने मिलकर गवर्नमेंट बनाई है और इसमें भाई एक पार्टी ने साथ छोड़ दिया, तो सरकार जो है यहाँ पे गिर जाती है, भंग हो जाती है। तो ऐसे में भाई सारे डिसीजन जो है वो सोच समझ कर किसे लेने होते हैं पूरे देश के, वो सब भाई प्रेसिडेंट लेता है, राष्ट्रपति लेता है। इसके साथ साथ जब अलग अलग पार्टियों की मिलकर सरकार बनी होती है, गठबंधन की सरकार बनी होती है, ऐसे में भाई राजनीति में संतुलन बना रहे, समन्वय बना रहे, बैलेंस बना रहे, पूरा भाई पॉलिटिक्स वगैरह में कोऑर्डिनेशन अच्छे से बना रहे, इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका है राष्ट्रपति की, प्रेसिडेंट की। जो अलग अलग पार्टी हैं उनके बीच में भाई विवाद वगैरह हो जाते हैं, डिस्प्यूट वगैरह हो जाते हैं, आपस में लड़ाई कर बैठते हैं लोग, तो इन सबको सॉर्ट आउट करने का काम किसका है, इन सबसे बातचीत करने का सही से, और देश का काम सही से चलता रहे नॉन स्टॉप, ये सब जो है सॉर्ट आउट करने का काम किसका है, राष्ट्रपति का है, प्रेसिडेंट का है। बस भाई यही आप लोगों का टॉपिक था, यही इंपॉर्टेंट रोल था प्रेसिडेंट का, राष्ट्रपति का, और यही सब आप लोगों को लिख के आना है। अब यहाँ पे कुछ भाई मैंने कुछ आलोचनाएं भी कर रखी हैं, क्रिटिसिज्म भी कर रखा है, कुछ कमियां बता रखी हैं,
तो वो ये जो है आप लोग खुद से यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। वैसे लिखना जरूरी नहीं है एग्जाम में, लेकिन फिर भी अगर आप कुछ भूल जाते हो तो आप इसे ऐड कर सकते हो, इस टॉपिक को आलोचनाएं वगैरह थोड़ी बहुत कर सकते हो। अदरवाइज तो कोई जरूरत नहीं है, इतना कंटेंट ऑलरेडी ऊपर को मैं आप लोगों को दे ही चुका हूँ, उससे ज्यादा लिखने की आप लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी। लास्ट में भाई आप लोगों को निष्कर्ष कंक्लूजन जो है ऐड कर देना है। आप लोगों का आंसर यहाँ पे कंप्लीट। ये है भाई आप लोगों का 5वां क्वेश्चन, जिसमें भाई आप लोगों को जो भारत का न्यायिक सिस्टम है ना उसके बारे में बताना पड़ेगा, यानी कि न्याय व्यवस्था कैसी है भारत में उसके बारे में आप लोगों को समझाना पड़ेगा। इंग्लिश में बोले तो भाई जुडिशियल सिस्टम जो है वो आप लोगों को समझाना पड़ेगा। कभी कभी भाई आप लोगों से बोल देता है कि न्यायिक समीक्षा क्या है उसके बारे में बताओ, जुडिशियल रिव्यू क्या है, ये आप लोगों को समझाना पड़ेगा। पूरा जो जुडिशियल सिस्टम है, जो न्यायिक व्यवस्था है, उसकी संरचना कैसे है, वो कैसे काम करती है, ये सब अलग अलग टाइप से घुमा फिरा के पूछा जाता है। जहां भी आप लोगों को न्यायालय के बारे में दिखे, जुडिशरी के बारे में दिखे, सुप्रीम कोर्ट के बारे में दिखे, आप सबको वही लिख कर आ जाना है जो अब हम आप लोगों को समझाने जा रहे हैं। अब सबसे पहले तो भाई आप लोगों को इंट्रोडक्शन में, परिचय में न्यायपालिका क्या होती है, जुडिशरी क्या होती है, उसके बारे में आप लोगों को बताना है। तो ये भाई राज्य की एक शाखा है, स्टेट की एक ब्रांच है, जिसका काम ये होता है कि भाई कानूनों की व्याख्या करे, इंटरप्रिटेट करे, लॉज वगैरह को। कोई कानूनों का उल्लंघन वगैरह तो नहीं कर रहा है, ये सब देख रेख इनका काम है। और कोई वॉयलेशन करता है भाई, लॉज वगैरह का उल्लंघन करता है कानूनों को, तो उसे सजा वगैरह देने का काम भी इसी का ही है। सिंपल आम भाषा में समझाऊं तो भाई जो न्यायपालिका होती है, जो जुडिशरी होती है, ये सरकार की भाई एक तरीके से एक पार्ट मान लो, एक हिस्सा मान लो। और इसका काम भाई सिंपल सा ये होता है कि भाई न्याय वगैरह से रिलेटेड सारे काम करना। कानून वगैरह को कोई उल्लंघन करता है, वॉयलेशन करता है लॉज वगैरह को, तो दोषी को भाई सजा वगैरह दी जाती है, उसे पनिशमेंट वगैरह सुनाई जाती है। इसे आम भाषा में भाई आप लोग जो है कोर्ट वगैरह बोलते हो। अब भारत में जो है भाई 3 टाइप के कोर्ट होते हैं। जो सबसे बड़ी कोर्ट होती है उसे भाई सबसे ऊपर जो होती है वो होती है भाई हमारी सुप्रीम कोर्ट, जैसे हम हिंदी में भाई सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय बोलते हैं। उसके बाद आती है भाई हमारी हाई कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट से थोड़ी छोटी होती है, जिसे हम बोलते हैं भाई हिंदी में उच्च न्यायालय। और उससे नीचे आती है भाई हमारी अधीनस्थ न्यायालय, सब ऑर्डिनेट कोर्ट। जो सर्वोच्च न्यायालय है, जो उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट जो है, ये भाई देश के जो सबसे बड़े मुद्दे होते हैं उन पे न्याय करने का काम करती है, उन पे जस्टिस वगैरह करने का काम करती है, उन्हें देखती है, उन्हें रिजोल्व करती है। जो हाई कोर्ट है, जो उच्च न्यायालय है, ये भाई स्टेट वगैरह के जितने भी सारे न्याय वगैरह से रिलेटेड काम होते हैं, जस्टिस से रिलेटेड सारे काम होते हैं, वो हाई कोर्ट संभालती है। लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो भाई थोड़े बड़े हो जाते हैं, तो वो सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं, हाई कोर्ट के। और जो है भाई आप लोगों के सब ऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं, अधीनस्थ न्यायालय होते हैं भाई, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या जिला लेवल पे जो है होते हैं। इसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल के या जिला लेवल के जो भी केसेस वगैरह होते हैं उन सबकी सुनवाई की जाती है, उन सबको रिजोल्व किया जाता, देखा जाता है। कोई मैटर भाई अगर इसमें सॉर्ट आउट नहीं होता तो ऊपर वाले में हम लोग अपील कर सकते हैं। इसमें भी सॉर्ट आउट नहीं होता, अगर हमें लगता है हमारे साथ अन्याय हुआ है, तो भाई हम इसमें भी, इससे ऊपर वाले में भी अप्लाई कर सकते हैं, केस को ले जा सकते हैं। तो यही होता है भाई हमारे भारत में न्यायपालिका का सिस्टम, जुडिशरी सिस्टम। अब इन तीनों न्यायपालिका के बारे में भाई थोड़ा डेप्थ में आप लोगों को बताना पड़ेगा एग्जाम में, तो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले भाई उच्चतम न्यायालय की बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे, या इसे सर्वोच्च न्यायालय भी कहते हैं। इसे बनाया कब गया था? इसे भाई 28 जनवरी 1950 को बनाया गया था। हमारे संविधान में भाई जो भाग 5 है, पार्ट जो 5 है संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अनुच्छेद आर्टिकल जो है भाई 124 से लेके 147 के बीच में इसके बारे में सारी बातें मेंशन है। बात करें कि भाई इस वाले कोर्ट में जो सुप्रीम कोर्ट होता है, जो उच्चतम न्यायालय होता है, इसमें जज वगैरह कितने होते हैं भाई? तो जब इसे बनाया गया था तब भाई इसमें जो है मुख्य न्यायाधीश होता था, जिसे हम चीफ जस्टिस कहते हैं, एक, और इसके साथ भाई 7 और जज होते थे उसकी हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए। तो पहले जो टोटल जज की संख्या होती थी वो 8 होती थी, लेकिन भाई 2009 में जो है कुछ बदलाव किए गए, अमेंडमेंट किया गया संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर जो है भाई ये संख्या बढ़ गई जजों की, सुप्रीम कोर्ट में, उच्चतम न्यायालय में। फिर भाई एक होता था हमारा चीफ जस्टिस, यानी कि मुख्य न्यायाधीश, और बाकी 30 और न्यायाधीश होते थे। तो टोटल कितने होते थे भाई? 31 हो गए थे बढ़ के 2009 में, जो जज वगैरह थे। फिर भाई आया 2019 का टाइम, 2019 में भाई ये संख्या जो है और बढ़ गई। आज के टाइम पे भाई एक होता है भाई चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश, और इसके साथ जो है
बाकी 33 जज और होते हैं और टोटल मिला के अब भाई हो गए जज की संख्या 34। बात करें भाई इन जजों की जो है नियुक्ति कैसे होती है, अपॉइंटमेंट कैसे होती है, भाई इनको सेलेक्ट कैसे किया जाता है कि कौन कौन जज बनेगा और कौन कौन जज नहीं बनेगा, कौन सा भाई मुख्य वाला बनेगा, कौन सा चीफ जस्टिस बनेगा और कौन जो है बाकी बनेंगे। तो इन्हें भाई जो मेन वाला होता है चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश जो होता है उसे भाई राष्ट्रपति चुनता है, और जो बाकी होते हैं 33 इन्हें भाई ये जो मुख्य वाला है चीफ जस्टिस है और जो राष्ट्रपति है प्रेसिडेंट है, ये दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि बाकी कौन बनेंगे। बात करें भाई योग्यताएं वगैरह क्या होती हैं, क्वालिफिकेशन क्या होती है एक जज बनने की, तो सबसे पहली क्वालिफिकेशन तो यही है कि भाई भारत का नागरिक होना चाहिए, सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, और उसने भाई कम से कम 5 साल जो है हाई कोर्ट में, उच्च न्यायालय में काम करा होना चाहिए जज की पोस्ट पर, न्यायाधीश की पोस्ट पर। या मान लो भाई न्यायाधीश की पोस्ट पे ना हो, जज की पोस्ट पे ना हो, तो भाई उसे वकालत वगैरह का एक्सपीरियंस होना चाहिए 10 साल का, सारे कोर्ट में मिलाकर, फिर चाहे वो हाई कोर्ट हो या उससे नीचे वाले कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, इन सारे कोर्ट में मिला के जो है 10 साल का एक्सपीरियंस मिनिमम होना चाहिए अगर वो एडवोकेट की पोस्ट पे है तो। और अगर ये भी नहीं है तो भाई राष्ट्रपति के अनुसार सम्मानित न्यायवादी होना चाहिए, यानी कि प्रेसिडेंट जो है वो डिसाइड कर सकता है कि कौन जो है न्यायाधीश बनेगा और कौन नहीं बनेगा जज वगैरह। बात करें कि भाई एज लिमिट है क्या कोई, तो भाई साफ सीधा सा बता दो, इस चीज के लिए जो सुप्रीम कोर्ट के जज बनते हैं उसके लिए कोई भी भाई एज लिमिट वगैरह नहीं है। अब बात करते हैं भाई अपने उच्च न्यायालय की, हाई कोर्ट की। इसके बारे में भाई आप लोगों को जो हमारा संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके पार्ट 6 में जो है लिखा हुआ मिल जाएगा। कहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा भाई, अनुच्छेद आर्टिकल जो है 214 से 231 के बीच में। जो आर्टिकल अनुच्छेद 214 है भाई, इसके अकॉर्डिंग क्या है कि हर स्टेट का जो है, हर राज्य का एक अपना उच्च न्यायालय होगा, हाई कोर्ट होगा। लेकिन भाई जो अनुच्छेद 231 है, आर्टिकल 231 है, इसके अकॉर्डिंग ये है कि भाई कोई 2 या 2 से ज्यादा राज्यों का भी एक कंबाइंड हाई कोर्ट उच्च न्यायालय हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए भाई पंजाब और हरियाणा जो है, इन दोनों का अपना एक कंबाइंड उच्च न्यायालय है, कंबाइंड हाई कोर्ट है, कॉमन हाई कोर्ट है, अलग अलग नहीं है। बात करें टोटल कितने हाई कोर्ट है भाई हमारे देश में, तो टोटल है भाई 24। और बात करें कि भाई इसमें जज वगैरह कितने होते हैं हाई कोर्ट में, उच्चतम न्यायालय में, तो भाई जज वगैरह की कोई लिमिट नहीं है इसमें। ये चीज जो है राष्ट्रपति डिसाइड करता है कि किस उच्च न्यायालय में, किस हाई कोर्ट में जो है कितने जज होंगे, कोई भी एक लिमिट नहीं है। और जो जज वगैरह होते हैं भाई, उनकी नियुक्ति कैसे होती है, उनके अपॉइंटमेंट कैसे होते हैं, चुनता कौन है कि भाई कौन जज बनेगा कौन जज नहीं बनेगा, ये चीज जो है भाई जो चीफ जस्टिस होता है, जो मुख्य न्यायाधीश होता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है सबसे बड़ा वाला, वो मिलकर और राज्यपाल मिलकर, यानी कि गवर्नर, ये दोनों मिलकर जो है राष्ट्रपति को सलाह देते हैं, एडवाइस देते हैं, और तब जाके जो है राष्ट्रपति उसको चुन लेता है, उसको मेन न्यायाधीश बना देता है हाई कोर्ट का, उच्च न्यायालय का। और बाकी भी अगर भाई जज वगैरह चुनने होते हैं इस मेन वाले जज के अलावा भी, तो भाई ये मेन वाला जज और राष्ट्रपति दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं और कौन कौन बंदे जज होने चाहिए इस हाई कोर्ट में, उच्चतम न्यायालय में। और ये जो मेन वाले को छोड़कर बाकी जो भाई दूसरे जज वगैरह होते हैं हाई कोर्ट में, उच्च न्यायालय में, वो भाई सिर्फ 2 साल के लिए चुने जाते हैं। उनका जो टाइम पीरियड होता है काम करने का, वो सिर्फ 2 साल का होता है। बात करें कि भाई हाई कोर्ट का जज बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या क्या योग्यताएं होनी जरूरी है। सबसे पहला तो भाई भारत का नागरिक होना जरूरी है वो, और उसे भाई न्याय से रिलेटेड जो काम है, जो जस्टिस से रिलेटेड जो सर्विस वगैरह है, वो भाई कम से कम उसका एक्सपीरियंस 10 साल का होना चाहिए कोर्ट वगैरह के काम में। अदरवाइज भाई वो उच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट में जो है 10 साल तक वकील जो है रह चुका हो, एडवोकेट रह चुका हो 10 साल तक हाई कोर्ट में, तो भी वो जज वगैरह बन सकता है। अब लास्ट आ जाते हैं भाई हमारा अधीनस्थ न्यायालय, सब ऑर्डिनेट कोर्ट। ये भाई डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे होते हैं, जिला के लेवल पे होते हैं, इसलिए भाई इसे जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या जिला न्यायालय भी कहते हैं। और हर डिस्ट्रिक्ट का, हर जिले का अपना एक कोर्ट होता है, एक न्यायालय होता है। और इनके नीचे भी भाई छोटे मोटे जो है कोर्ट वगैरह हो सकते हैं, जिन्हें भाई उप न्यायालय, मुसीफ न्यायालय, ये सब कहते हैं। बात करें भाई इसमें जो जज वगैरह है उसको अपॉइंट कौन करता है, उनकी नियुक्ति कौन करता है, उन्हें सेलेक्ट कौन करता है, तो वो भाई राज्यपाल करता है। और राज्यपाल भी अकेला नहीं करता, बल्कि जो हाई कोर्ट है, जो उच्च न्यायालय है, वो एडवाइस देता, तब जाके राज्यपाल जो है उन्हें सेलेक्ट करता है, उन्हें अपॉइंट करता है। बात करें कि भाई इसमें क्वालिफिकेशन क्या है जज बनने की, क्या क्या होना चाहिए जज बनने के लिए योग्यताएं, तो भाई 7 सालों तक वो वकील होना चाहिए, उसके बाद 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए वकालत का
लॉ का, या भाई संघ या राज्य में की सेवा में एक अधिकारी होना चाहिए, यानी कि स्टेट हो गया या यूनियन जो हो गया हमारा, देश के लेवल पे कोई ना कोई एक अधिकारी वो रहा हो, तभी जो है उसे जज बनाया जा सकता है। आई होप आप लोगों को भाई तीनों टाइप के जो कोर्ट है उनका जो सिस्टम है, उनके जो न्यायाधीश हैं, जो जज वगैरह है, वो सब बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यही पूरा सिस्टम होता है भाई हमारी न्यायपालिका का, जुडिशरी का इंडिया में। बात करते हैं भाई अब भारत का जो न्यायपालिका है उसकी शक्ति क्या है, कोर्ट वगैरह की शक्ति क्या है, जुडिशरी जो सिस्टम है इसकी पावर क्या है, वो आप लोगों को बताना है। पहली पावर तो भाई इनकी यही है कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, जो संविधान है, उसकी व्याख्या कर सकते हैं ये, उसका इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। कहने का मतलब ये जांच पड़ताल कर सकते हैं कि भाई उसमें जितने भी प्रावधान है, अनुच्छेद हैं, प्रोविजंस वगैरह हैं, उनमें कोई दिक्कत वगैरह तो नहीं है ना, वो सारे सही है ना, क्लियर है ना, अस्पष्ट तो नहीं है ना। तो ये जो है पूरे से अच्छे से चेकआउट कर सकते हैं हमारे संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को। ये इनकी एक पावर है। दूसरी पावर है इनकी भाई न्यायिक पुनर्वलोकन की, जुडिशियल रिव्यू की पावर। इसके बारे में भाई सेपरेटली भी पूछ लेता है एग्जाम में। बेसिकली भाई इसका मतलब ये है कि जो संसद है हमारा, जो पार्लियामेंट है, वो भाई जब कोई कानून वगैरह बनाते हैं, कोई लॉ वगैरह बनाते हैं, या कोई भी ऑर्डर वगैरह देते हैं, कोई भी आदेश वगैरह देते हैं सरकारी, तो वो सही है नहीं है उसकी जांच पड़ताल जो है अच्छे से कर सकता है न्यायपालिका, जुडिशरी, कि भाई वो संविधान के अकॉर्डिंग सही है नहीं है, कोई संविधान का वायलेशन तो नहीं हो रहा, उल्लंघन तो नहीं हो रहा संविधान की जो मूल सिद्धांत है उनका। और इन केस भाई कोई कानून या लॉज वगैरह या कोई आदेश, जो ऑर्डर वगैरह जो होता है संसद जो पास करती है, वो ऐसा निकल जाता है कि भाई संविधान के अकॉर्डिंग सही नहीं होता, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सही नहीं होता, तो उस चीज को जो है सुप्रीम कोर्ट खत्म कर सकती है, उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो है डिक्लेयर कर सकती है। और ये बहुत बड़ी पावर है भाई कोर्ट के पास। अदरवाइज भाई संसद तो जो मन में आता, सरकार के जो मन में आता, वो अपने अकॉर्डिंग कानून वगैरह जो है कोई भी बनाती चली जाती। तीसरा जो भाई अधिकार है वो ये है कि भाई मौलिक अधिकार जो होते हैं हमारे, जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, उनको प्रोटेक्शन करने का भी पावर है भाई कोर्ट के पास, न्यायालय के पास। अगर भाई हमारे मौलिक अधिकारों का, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है उनका हनन होता है, उनका वायलेशन होता है, तो भाई हम जो है उच्च न्यायालय में या सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में याचिका वगैरह दायर कर सकते हैं, पिटीशन वगैरह कर सकते हैं। इसके साथ साथ भाई रिट जारी करने की भी शक्ति होती है, रिट इशू करने की भी पावर होती है सुप्रीम कोर्ट के पास और उच्चतम न्यायालय के पास। रिट मतलब क्या होता है भाई, पहले रिट मतलब समझो। रिट मतलब भाई सिंपल सा होता है आदेश। कोर्ट जो है भाई 5 टाइप के रिट जो है वो जारी कर सकती है, इशू कर सकती है। बेसिकली भाई ये जो आदेश है, ये जो ऑर्डर है, ये इसलिए दे जाते हैं ताकि भाई किसी के अधिकार वगैरह का कोई वॉल्यूशन हो रहा होता है, किसी के मौलिक अधिकारों के साथ हनन हो रहा होता है, तब ये जो है कोर्ट इन रिटों को जारी करती है। और ये 5 टाइप के होते हैं भाई। अब कौन कौन से होते हैं ये लिखना जरूरी नहीं है आप लोगों के लिए, बाकी पढ़ना है तो पढ़ लीजिएगा, मैंने यहाँ पे सब कुछ लिख रखा है। अगली जो भाई पावर होती है कोर्ट के पास, वो होती है भाई न्यायिक सक्रियता, जुडिशियल एक्टिविज्म। इसके नाम से ही समझ में आ रहा है भाई, ये एक ऐसी पावर है जिसमें भाई जो हमारी विधायिका होती है और जो कार्यपालिका होती है, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, अगर ये भाई किसी काम को करने में फेल हो जाते हैं, चूक जाते हैं, किसी काम को सही से नहीं कर पाते हैं, उस टाइम पर, उस सिचुएशन में जो न्यायपालिका है वो एक्टिव हो जाती है, सक्रिय हो जाती है। फिर उस काम को जो है न्यायपालिका करवाती है, जुडिशरी करवाती है। आगे भाई विवादों का समाधान, जो डिस्प्यूट्स वगैरह होते हैं उन्हें रिजोल्व कराती है न्यायपालिका। ये तो सबको ही पता है भाई, न्यायपालिका तो मेन काम ही यही है। जो भी डिस्प्यूट हो रहे हैं, फिर चाहे वो लोगों के बीच में हो, केंद्र राज्य के बीच में हो, या किसी के बीच में भी हो, विवाद वगैरह, उन सबको सॉर्ट आउट कराने का काम ही कोर्ट का होता है। किसी ने भाई कुछ गलत वगैरह करा हो तो उसे पनिशमेंट वगैरह देना भी कोर्ट का ही काम है, उसे दंड देना भी। इसके साथ साथ जो विधायिका है और जो कार्यपालिका है, जो लेजिस्लेचर है और एग्जीक्यूटिव है, इनकी भाई पावर कितनी होगी, इनको कितनी पावर मिलनी चाहिए, क्या इतनी पावर इनके लिए सही है नहीं है, ये सब चीजें भी कौन डिसाइड करता है? ये सब सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है। सुप्रीम कोर्ट जो है भाई ये ध्यान रखता है कि जो हमारी कार्यपालिका है, विधायिका है, लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, ये भाई अपनी लिमिट में रहकर काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अगर ये अपनी लिमिट से बाहर जाते हैं तो भाई इन पे जो है कार्यवाही वगैरह होती है, इन पे एक्शन वगैरह लिया जाता है। इसके साथ साथ भाई जो देश में चुनाव वगैरह होते हैं, इलेक्शंस वगैरह होते हैं, वो सही हुए हैं नहीं हुए हैं, वो सब की जांच वगैरह कर सकती है कोर्ट वगैरह। इस चीज की भी पावर है कोर्ट के पास, जुडिशरी के पास। साथ ही साथ भाई सलाह वगैरह देने की भी पावर है, एडवाइस देने की भी पावर है
कोर्ट को, जुडिशरी को, न्यायपालिका को। अब ये सलाह किसे देते हैं, एडवाइस किसे देते हैं, ये देते हैं राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति जो है, प्रेसिडेंट जो है, वो इनसे एडवाइस ले सकता है कि भाई किसी कानून है कोई, या कोई भी संवैधानिक विषय है, कोई भी लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है कोई भी, उस पर जो है ओपिनियन ले सकता है, एडवाइस ले सकते हैं राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। तो बस भाई यही सारी पावर थी कोर्ट की, यही सारी शक्तियां थी, और यही सारी आप लोगों को एज इट इज जो है एग्जाम में लिखकर आ जानी है। मैंने आप लोगों को 10 पॉइंट दे दिए, लेकिन भाई 6 से 8 पॉइंट इनफ होते हैं। अब पेपर में भाई कभी कभी जो है स्पेसिफिक भाई सिर्फ और सिर्फ न्यायिक पुनर्वलोकन के बारे में जो है पूछ लेते हैं, जुडिशियल रिव्यू के बारे में स्पेसिफिकली पूछ लेते हैं। अब ये क्या है, ये तो मैं ऊपर ही आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूँ, समझा चुका हूँ, और थोड़ी बहुत बातें जो है यहाँ पे और पढ़ लीजिएगा खुद से, ये आप लोग का होमवर्क है। और लास्ट में जो है आप लोग निष्कर्ष कंक्लूजन जो है ऐड कर। ये है भाई आप लोगों का छठा क्वेश्चन, जिसमें भाई आप लोगों से पंचायती राज व्यवस्था के बारे में पूछा जाएगा। जो इंडिया में भाई पंचायत का सिस्टम चलता है वो आप लोगों को बताना पड़ेगा। ये जो सिस्टम था भाई, ये 73वें संविधान संशोधन के तहत लागू हुआ था। जो अमेंडमेंट हुआ था भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, 73rd अमेंडमेंट, तो इसके बारे में भी आप लोगों को बताना पड़ेगा। क्वेश्चन को अलग अलग टाइप से भाई घुमा फिरा के देख सकते हो, कितनी बार पूछा जाता है, कंफ्यूज नहीं होना है। जहां पे भी भाई आप लोगों को 73वें संविधान संशोधन के बारे में दिखे, अमेंडमेंट के बारे में दिखे, या भाई पंचायती राज व्यवस्था के बारे में दिखे, तो वही सारी बातें लिख कर आनी है जो अब आप लोगों को कराने जा रहे हैं। भारत में, इंडिया में जो गवर्नमेंट होती है वो 3 लेवल की गवर्नमेंट होती है। पहली होती है भाई सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, जो पूरे देश की सरकार होती है। दूसरी होती है भाई स्टेट गवर्नमेंट, राज्य की सरकार, जो हर राज्य की अलग अलग अपनी गवर्नमेंट होती है। और एक होती है भाई हमारी स्थानीय सरकार, जो सबसे नीचे होती है, लोकल गवर्नमेंट जिसे आप बोल सकते हो। ये जो सरकार होती है, ये भाई हमारी जो एक स्टेट होता है, स्टेट में भाई अलग अलग गांव होते हैं, अलग अलग शहर होते हैं, उन अलग अलग शहरों में अलग अलग गांव में चलती है। जो गांव वाली होती है उसे हम पंचायत बोलते हैं, और जो शहर वाली होती है उसे हम नगर निगम बोलते हैं। और इन दोनों को ही भाई कंबाइन मिलाकर बोला जाता है स्थानीय सरकार, लोकल गवर्नमेंट। तो आप लोगों को भाई स्थानीय शासन या स्थानीय जो सरकार है, इसका मतलब बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, लोकल गवर्नेंस का। ये वाली सरकार का सिस्टम जो है शुरू से नहीं था भाई हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ये बाद में जाके 1992 में जाकर आया है ये सिस्टम हमारे संविधान में, हमारे भारत में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। जब भाई 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ, अमेंडमेंट हुआ संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में, और उसके बाद भाई 1993 में जो है स्थानीय शासन जो है ये चीज लागू भी हो गई, लोकल गवर्नेंस जो है ये चीज, इसका इम्प्लीमेंटेशन भी हो गया। इस चीज का जो सपना है ना, ये भाई गांधी जी ने देखा था। गांधी जी भाई बहुत मानते थे कि अगर भाई हमें जो है भारत का विकास करना है, इंडिया का डेवलपमेंट करना है, तो भाई हमें जो है सरकारों को, गवर्नमेंट को जो है छोटे छोटे लेवल पर लाना पड़ेगा, तभी जो है सभी लोगों की प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट होगा, तभी जो है गवर्नमेंट अच्छे से चल पाएगी, लोगों का विकास, लोगों का डेवलपमेंट जो है अच्छे से हो पाएगा। बस भाई ये सारी बातें आप लोगों को इंट्रोडक्शन में लिख देनी है, बता देनी है, जो मैंने अभी आप लोगों को अच्छे से समझाई है, लोकल गवर्नेंस के बारे में, स्थानीय शासन के बारे में। अब मैं इस वीडियो में भाई आप लोगों को ये तो बता ही चुका हूँ कि ये जो स्थानीय शासन होता है, लोकल गवर्नेंस होती है, 2 टाइप की होती है। एक होती है पंचायत और एक होती है नगर निगम। जो पंचायत होती है गाँव वाली होती है, और नगर निगम शहर वाली होती है। तो हम नगर निगम के बारे में भाई नहीं पढ़ेंगे इस वीडियो में, क्योंकि एग्जाम में भाई नगर निगम से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आते हैं। इनकेस आ भी जाए तो आप लोग बना के लिख सकते हो, ज्यादा कुछ टफ नहीं है। जो मेन है वो है भाई हमारा पंचायत वाली, पंचायती राज जो सिस्टम है, वो आप लोगों को पढ़ना है, इसके बारे में पूछा जाता है एग्जाम में। भाई आप लोगों से ये पूछा जाएगा कि जो पंचायती राज है भारत में, जो पंचायत वाला सिस्टम है, इसका उदय और विकास कैसे हुआ है, इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ है, इसका ओरिजिन कैसे हुआ है, इमर्जन कैसे हुआ है। तो देखा जाए तो भाई भारत के अंदर जो है इसकी शुरुआत जो है प्राचीन काल में ही हो गई थी, एंशिएंट टाइम में ही हो गई थी। ये वो टाइम है जब भाई हमारे वेद वगैरह लिखे गए थे, मनुस्मृति वगैरह लिखी गई थी। इस टाइम में भाई समाज में, सोसाइटी में जो है, या गांव में आप बोल सकते हो, एक सिस्टम चलता था। उस सिस्टम को कहते थे भाई सभा और समिति। और ये दोनों इंस्टीट्यूट, दोनों संस्थाएं ऐसी थी, सभा समिति, इनका काम ही ये था कि भाई ये गांव में सारा शासन देखेंगी, शासन पूरा चलाएंगी, एडमिनिस्ट्रेशन पूरा कंट्रोल करेंगी, गांव की व्यवस्था बना के रखेंगी, पूरा सिस्टम गांव में अच्छे से बना के रखेंगी। फिर आता है भाई हमारा मीडिएवल टाइम।
मध्यकालीन टाइम, इस टाइम पे भाई मुगल वगैरह आ गए थे इंडिया में, भारत में, और इस टाइम पे भी भाई हमें जो है पंचायत वगैरह थोड़ी बहुत देखने के लिए मिलती है गांव वाले एरिया में भारत में। वो बात अलग है कि जो भाई उस टाइम पे पंचायत वगैरह थी मुगल के टाइम पे, तो वो भी सब चीजें जो है मुगल के अकॉर्डिंग ही चलती थी, जैसे जैसे राजा वगैरह कहते थे मुगल राजा, वैसा ही सब चीजें होती थी। लेकिन कहीं ना कहीं ये पंचायत वाला सिस्टम उस टाइम पे भी था। पंचायतों को काम ही ये था कि भाई टैक्स वगैरह सारे वसूलते थे, जो जमीन वगैरह से रिलेटेड विवाद होते थे, डिस्प्यूट होते थे लैंड वगैरह से रिलेटेड, ये सब काम सारा पंचायतों का था। और समाज में पूरा कंट्रोल बना के रखते थे सोसाइटी में पंचायत वगैरह। फिर आता है भाई हमारा ब्रिटिश काल का टाइम, ब्रिटिश पीरियड, आप इस इंग्लिश में इसे बोल सकते हो। इस टाइम पे भाई ब्रिटिश लोगों ने हम पे शासन करा, अंग्रेजों ने शासन करा, और इस टाइम पे भी भाई हमें पंचायत वाला सिस्टम जो है देखने के लिए मिलता है भारत के अंदर। वो बात अलग है कि ये सिस्टम जो है बहुत ज्यादा उस टाइम पे कमजोर हो गया था, थोड़ा धीमा हो गया था जब ब्रिटिश शुरू शुरू में आए थे भारत के अंदर, इंडिया में। लेकिन भाई फिर ऑफिशियली जो है ब्रिटिशों ने भी जो है इस चीज को ऑफिशियली स्टार्ट कर दिया था। स्टार्ट किसने करा था भाई? लॉर्ड रिपन ने, ये नाम है इंसान का। इन्होंने भाई जो स्थानीय शासन है, जो लोकल सेल्फ गवर्नेंस है, इसको स्टार्ट कर देता ऑफिशियली इंडिया में, भारत में। इसी वजह से भाई इन्हें जो है भारतीय स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है, द फादर ऑफ इंडियन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। किसे बोला जाता है भाई? लॉर्ड रिपन को। नाम याद रखना भाई। वो बात अलग है कि भाई उस टाइम पे भी जो है ऑफिशियली इन लोगों ने ये सिस्टम चालू तो कर दिया था पंचायत वाला, लेकिन चलता था भाई सब कुछ इन्हीं के कंट्रोल में, इन्हीं के अंडर में। फिर भाई जब हमें स्वतंत्रता वगैरह मिल गई, हम इंडिपेंडेंट हो गए थे 1947 में, तो उसके बाद भाई ये पंचायत वाला सिस्टम जो है दोबारा से अनऑफिशियल हो गया था, यानी कि दोबारा से इसे खत्म कर दिया था। हमारे संविधान में इसकी कोई भी जिक्र जो है नहीं था, कोई भी बात वगैरह नहीं की गई थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन भाई फिर भी जो है 1957 में एक कमेटी थी, एक समिति थी, जिसका नाम था भाई बलवंत राय मेहता समिति, या कमेटी आप इंग्लिश में बोल सकते हो। इस कमेटी ने भाई दोबारा से ये सिस्टम जो है इसकी सिफारिश की संसद में, पार्लियामेंट में, कि भाई 3 स्तर पे जो है पंचायत वाला सिस्टम होना चाहिए, 3 लेवल पर, जिसमें भाई ग्राम पंचायत हो, पंचायत समिति हो, जिला परिषद वगैरह हो। लेकिन भाई उस टाइम पे भी जो है संसद में इसे अब भी इस चीज को जो है अप्रूव नहीं किया गया था भाई, संसद में ये चीज पास फिर भी नहीं हुई थी। इसके ऊपर कोई भी संविधान में बातचीत वगैरह नहीं हुई, कोई भी प्रोविजन, कोई भी प्रावधान जो है नहीं बनाया गया था तब भी। लेकिन राजस्थान में भाई एक जिला है नागौर जिला, वहाँ पे ये भाई स्वतंत्रता भारत में पहली बार, इंडिपेंडेंट इंडिया में पहली बार ये सिस्टम जो है लागू हुआ था। लेकिन था ये अब भी अनऑफिशियली। बाद में भाई इस वाले सिस्टम को, पंचायती राज जो सिस्टम है, इसको भाई ऑफिशियली मान्यता तब मिली, रिकॉग्नाइजेशन तब मिली भाई इसे ऑफिशियली, जब भाई 1992 आया। 1992 में भाई अमेंडमेंट हुआ, संशोधन हुआ, बदलाव हुआ संविधान में, जिसे हम कहते हैं 73वां संविधान संशोधन, 73rd अमेंडमेंट। इसी के अकॉर्डिंग जो है भाई इस पंचायत वाले सिस्टम को अप्रूव कर दिया, और फिर जो है ये चीज ऑफिशियल हो गई सारे गाँव में भारत के। इसी टाइम पे भाई 74वां भी संशोधन हुआ था 1992 में, और वो था भाई नगर पालिका वाला सिस्टम, नगर निगम वाला सिस्टम, शहरों के लिए हुआ था वो। तो अगर नगर निगम के बारे में पूछ ले तो आप लोगों को बता देना है, उसका जो संशोधन हुआ था वो 74वां था, हुआ वो भी 1992 में था। उसे भी जो है मान्यता मिल गई थी 1992 में ही। और ये चीजें जो है भाई आज के टाइम पे भी चलती आ रही है, करंट टाइम पे भी चलती आ रही है, और इनकी इंपॉर्टेंस जो है भाई और ज्यादा आज के टाइम पे बढ़ गया है, इसका महत्व जो है और ज्यादा बढ़ गया है। बस भाई यही सब जो है इसके विकास में लिखना था, यही सब जो है इसके डेवलपमेंट में लिखा था, कि कहाँ से शुरुआत हुई और कैसे कैसे बढ़ते बढ़ते आज तक ये चीजें चलती आ रही है। यही आप लोगों को एग्जाम में अपने लिख के आना है, बताना है। अब जब भाई संविधान में मान्यता मिल गई, संविधान में भाई प्रोविजन वगैरह बना दिया गया, प्रावधान बता दिया गया संविधान में, ये पंचायती सिस्टम जो है लिख दिया गया, तो भाई इससे रिलेटेड कुछ कायदे कानून नियम वगैरह भी बने होंगे, कुछ प्रावधान, कुछ प्रोविजन वगैरह भी बने होंगे, कुछ एक्ट वगैरह बने होंगे। तो वही सारी बातें अब आप लोग को बतानी है, जिनमें भाई पहले आप यही बताओगे कि भाई इसे जो मान्यता मिली, जो रिकॉग्नाइजेशन मिली है, ये भाई 1992 में ही मिली है, 73वें संविधान संशोधन में, पंचायती सिस्टम को। और इसके बारे में भाई लिखा कहाँ पे गया था संविधान में? संविधान के भाग 9 में जो है, जो संविधान का पार्ट 9 है, उसमें इसके बारे में लिखा हुआ था। अगर कोई आप लोगों से अनुच्छेद पूछे, आर्टिकल्स पूछे, तो भाई बता देना 243 ए से 243 ओ तक। इसमें भाई पंचायती सिस्टम के बारे में आप लोग को मिल जाएगा भारत के संविधान में। इसके साथ साथ भाई ये जो पंचायती सिस्टम था ना, ये भाई त्रिस्तरीय था, यानी कि 3 लेवल पे था। अब 3 लेवल पर कैसे भाई? 3 लेवल पर ऐसे भाई कि एक होती थी भाई ग्राम पंचायत, ठीक है ना, जो एक गांव की सरकार होती थी, विलेज के लेवल पे गवर्नमेंट होती थी। फिर उससे
बड़ी गवर्नमेंट आती है भाई, जिसे हम कहते हैं पंचायत सिस्टम, पंचायत समिति। ये जो है भाई पूरे खंड, पूरी तहसील के लेवल की गवर्नमेंट थी। यानी कि इसमें भाई अलग अलग गांव आते हैं इसके अंडर में। और एक होती थी भाई जिला परिषद, ये थी पूरी डिस्ट्रिक्ट लेवल की गवर्नमेंट। इसमें भाई अलग अलग ब्लॉक आते थे। मान लो ये है पूरा जिला, ये है पूरा डिस्ट्रिक्ट, इसमें भाई अलग अलग ये आ गए ब्लॉक, अलग अलग तहसील आ गई है। और इनके ब्लॉक के अंदर, तहसील के अंदर भाई अलग अलग जो है गांव आ गए। सभी तहसील, सभी ब्लॉकों में अलग अलग गांव, अलग अलग विलेजेस होते थे। तो ऐसे 3 लेवल पे जो है सरकार बना दी गई। एक सबसे बड़ी जो होती थी उसे कहते थे हम भाई जिला परिषद, जो पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे थी, जिले के लेवल पे थी। उसके अंडर में आते थे भाई हमारी पंचायत समिति, जो भाई जो ब्लॉक वगैरह होते थे, जैसे होता है ना हमारे आज के टाइम पे ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, तो गांव में ब्लॉक जो है भाई बहुत सारे गाँव को मिलकर बनता है। तो इस लेवल की जो गवर्नमेंट थी उसे भाई पंचायत समिति कहते थे। और जो गाँव होते थे एक ब्लॉक के अंदर अलग अलग, तो उन गाँव की अपनी अलग अलग गवर्नमेंट होती थी, जिसे हम कहते हैं ग्राम पंचायत। ये गांव के लेवल पे होती थी। तो इस तरीके से 3 लेवल की गवर्नमेंट जो है बनाई गई थी, ताकि डेवलपमेंट अच्छे से हो पाए, सभी लोगों की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अच्छे से हो पाए। बात करें कि भाई ये जो पंचायत का चुनाव वगैरह है ये कैसे होता है, इलेक्शन वगैरह कैसे होता है भाई, तो इसका भी भाई जो चुनाव होता है वो चुनाव के जरिए ही होता है कि पंचायत में भाई कौन कौन लोग जो है सरकार में बैठेंगे। इसमें भी भाई इलेक्शन कराया जाता है। जो निर्वाचन आयोग होता है, राज्य निर्वाचन आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन, इसका काम होता है कि भाई ये वहाँ पे चुनाव वगैरह करवाएगा। और फिर चुनाव से जो है जो भी जीतता है उसकी भाई पंचायत बन जाती है। और चुनाव ये कितने साल में होता है भाई, हर 5 साल में चुनाव होता है भाई, ठीक है। यानी कि पंचायत में अगर कोई अधिकारी है तो वो 5 साल के लिए चुना जाता है। गवर्नमेंट उसकी 5 साल ही चलती है। बात करें भाई आरक्षण वगैरह भी है, इसमें रिजर्वेशन भी है। तो हाँ भाई रिजर्वेशन वगैरह भी दिया गया है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं वगैरह को भी। कितना रिजर्वेशन है भाई, 33% रिजर्वेशन है, आरक्षण है। और कई ऐसे राज्य हैं, कई ऐसे गांव हैं जहाँ पे भाई ये रिजर्वेशन महिलाओं के लिए तो 50% कर दिया है, वुमेन्स वगैरह के लिए। बात करें भाई वित्तीय प्रावधान की, फाइनेंशियल प्रोविजन की, यानी कि पैसा वगैरह कहाँ से आता है भाई इस टाइप की गवर्नमेंट को चलाने के लिए, तो पैसा वगैरह भाई जो देश का पैसा भाई स्टेट की गवर्नमेंट को मिलता है ना, राज्य की सरकारों को मिलता है। तो राज्य की सरकार जो है वो उसी पैसे में से इन पंचायत की सरकारों को पैसा वगैरह देती है, सरकार वगैरह चलाने के लिए। बात करें भाई नियोजन वगैरह की, प्लानिंग वगैरह की, कैसे भाई सारी चीजें होती है, कैसे प्लानिंग वगैरह की जाती है, पंचायत जो है वो किन किन चीजों के ऊपर प्लानिंग कर सकती है, नियोजन वगैरह कर सकती है। तो उनमें भाई टोटल जो है 29 विषय आते हैं, 29 टॉपिक आते हैं, जिन पर भाई पंचायत जो है योजनाएं वगैरह बना सकती है, प्लानिंग वगैरह कर सकती है लोगों की भलाई के लिए। जैसे कि भाई जल वगैरह से रिलेटेड कोई भी प्लानिंग करनी हो, कोई भी कायदे कानून नियम बनाने हो तो पंचायत अपने आप बना सकती है। सड़कें वगैरह बनानी हो, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि विकास, इन सब से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे विषय हैं, 29 है टोटल। इन सारे टॉपिक्स पे जो है पंचायत अपनी प्लानिंग कर सकती है, नियम कायदे कानून बना सकती है। साथ ही साथ भाई पंचायत के इलेक्शन के लिए जो काम सौंपा गया है वो भाई राज्य चुनाव आयोग को काम सौंपा गया है। स्टेट इलेक्शन कमीशन को पंचायत के इलेक्शन कराने का काम सौंपा गया है। तो यही सारे प्रावधान वगैरह किए गए हैं भाई हमारे संविधान में पंचायत को लेकर, यही सारे प्रोविजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। लास्ट में भाई पंचायत वाला जो सिस्टम है, जो शासन है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इसको लेकर भाई कुछ चुनौतियां हैं, कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ दिक्कतें आती हैं भाई। तो वो दिक्कतें वगैरह आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा, क्या क्या चैलेंजेस हैं वो आप लोग यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। लास्ट में जो है एक निष्कर्ष कंक्लूजन जो है ऐड जरूर करना, आप लोगों का आंसर यहाँ पे कंप्लीट। ये है भाई आप लोगों का आखिरी क्वेश्चन, जिसमें भाई आप लोगों से शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए बोलेगा। कोई भी 4 टॉपिक दे देगा एग्जाम में और उनमें से 2 पर जो है आप लोगों को टिप्पणी करनी होगी, शॉर्ट नोट्स लिखना होगा। अब भाई इसका आंसर मैं आप लोगों को नहीं कराने वाला, ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहने वाला है, आप लोगों को खुद से करना पड़ेगा। लेकिन टेंशन वाली कोई बात नहीं है भाई, इसका भी जो प्रॉपर आंसर है आप लोगों को नोट्स में मिल जाएगा स्टेप बाय स्टेप। वहां से आप लोग जो है खुद से इसे कर सकते हैं। नोट्स का लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अदरवाइज आप लोग व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट करके नोट्स को ले सकते हो। एक चीज और समझा दूं भाई, ये जो आप लोग टॉपिक सारे देख रहे हो, टोटल 5 टॉपिक है, इनके बारे में भाई लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, या जो लॉन्ग ऊपर 6 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराए हैं उनके बारे में भाई शॉर्ट नोट्स में भी पूछा जा सकता है। बाकी इन सारी चीजों से बाहर कुछ भी नहीं आएगा, गारंटी मेरी है। बाकी नोट्स में भाई ये सारे टॉपिक पर भी जो है हमने अच्छे से आंसर जो है लॉन्ग फॉर्म में तैयार करके आप लोगों को दिया है, ताकि आंसर भाई लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछ ले
तो भी आप इजिली जो है आंसर लिखाओ। तो बस भाई ये 7 के 7 क्वेश्चन ही आप लोग करके जाने हैं, इसके अलावा कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस चीज की गारंटी मेरी है। यही सारे क्वेश्चन घुमा फिरा के आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाएंगे। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और एक प्यारा सा कॉमेंट जरूर छोड़ जाना भाई हमारी मोटिवेशन के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।